नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ आ गए हैं। और आज आपको हम कहानी बताएंगे देश में पॉलिटिकल फोर्सेस की एक रीअलाइनमेंट की, मिक्स एंड मैच। जैसे हम कपड़े के लोग मिक्स एंड मैच करके पहनते हैं ना, ऐसे यहाँ अलग अलग चुनाव में मिक्स एंड मैच होकर पार्टियां गठबंधन बदल लेती हैं। तो वो कैसे हो रहा है ये हम आपको बताएंगे। यूपी में भी चल रहा है, महाराष्ट्र में भी चल रहा है, और जगहों पर क्या सियासी खेल चल रहे हैं। शुरुआत महाराष्ट्र से करते हैं, जहां एक बड़ा दिन है महाराष्ट्र की राजनीति में, और एक पक्ष के लिए तो ऐतिहासिक दिन है। ठाकरे ब्रदर्स फाइनली साथ आ गए। बीएमसी का चुनाव साथ में मिलकर लड़ेंगे। आज एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कहा आगे भी हम साथ में रहेंगे। बीएमसी का इलेक्शन आने वाला है और राज ठाकरे की एमएनएस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी, इनका औपचारिक गठबंधन आज हो गया। और पिछले 5 महीनों में दूसरा मौका है जब ठाकरे भाई एक मंच पर एक साथ आए। इस साल जुलाई में मुंबई के वर्ली डोम में मराठा एकता रैली में उद्धव और राज एक साथ आए थे। इससे पहले 2006 में बाला साहब ठाकरे की रैली में ये एक साथ दिखाई दिए थे। अब आज इन्होंने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज उद्धव ठाकरे गए राज ठाकरे के घर जाकर के पहले जो उनकी काकी हैं, यानी राज ठाकरे की जो माताजी हैं, उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने दोनों भाइयों की आरती उतारी और वहां से यह संदेश गया कि पूरा परिवार एक साथ है और अब यह पॉलिटिकली भी एक फोर्स है। और यह भी कहा गया वहां से कि दिल्ली से मुंबई को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, दिल्ली के सामने झुकना नहीं है। यह शिंदे सेना के लिए था। और उद्धव ठाकरे ने फिर ऐलान किया कि मेयर तो मराठी ही बनेगा और हमारा ही बनेगा। राज ठाकरे ने फडणवीस के एक वीडियो की भी आज चर्चा की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की। कुछ सवाल हुआ था उनसे, शायद हो सकता है कि इस बात पर हुआ हो क्योंकि वो उन्होंने आज हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर ऐसे ही याद किया अपने पिताजी को, उद्धव ठाकरे जी ने। तो वहां कहीं हुआ कि अब तो मुसलमानों का वोट आपको चाहिए। तो उसके जवाब में राज ठाकरे ने कहा कि अरे हमने मुख्यमंत्री को भी अल्लाह हाफिज कहते हुए सुना है, तो आप ऐसी बातें जो है आप मत कीजिए। लेकिन एक ये आज अपने आप में एक इंपॉर्टेंट दिन है, इसका सियासी इंपैक्ट जो हो उसकी बात हम लोग कर लेंगे। लेकिन अदरवाइज बिहार में पॉलिटिकल फोर्सेस के नाम पर इन दोनों भाइयों का एक साथ आना, तो एक दरार पड़ गई थी, रार पड़ गई थी परिवार में भी और इनके शिव सैनिकों के बीच में भी। हालांकि अब शिंदे जी खुद अपने वाली शिवसेना को असली शिव सैनिकों की पार्टी कहते हैं। वो खाई जो है आज पूरी तरीके से खत्म होती दिखाई दे गई। लेकिन ये सौदा है मजबूरी का, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकली रेलेवेंट रहने की लड़ाई है। अब तो ये अस्तित्व की लड़ाई है, वरना बचा कुछ नहीं दोनों भाइयों के पास महाराष्ट्र में। तो इसलिए उनको अब ये आखिरी प्रयास है कि अकेले लड़के तो कुछ हासिल नहीं, एक साथ आके देख लेते हैं कि क्या मिलता है। तो देखते हैं, आपको सुनाता हूं मैं उद्धव ठाकरे ने क्या बोला, राज ठाकरे ने क्या। शुरुआत में बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर आ गई। हाथ में माइक आया, उद्धव जी के हाथ में माइक था, तो कौन पहले बोले, तो बड़े तो शायद उद्धव ठाकरे ही है ना इनमें। हाँ, तो फिर भी उन्होंने कहा कि राज बगल में माइक पास किया। ये वाला मोमेंट है, इसका आवाज है तो ये दिखा दीजिए। इस तस्वीर की पिक्चर ऑडियो है इसमें, बघा एवढं आमचं एकमत थोड़ा पीछे कीजिएगा। राज ठाकरे यांच्याकडे देतो, ये सुनिएगा आप। बघा एवढं आमचं एकमत झालेलं आहे। ठाकरे माननीय कह रहे हैं हम इतने एक मत हो गए हैं, मैं बोलूं ये बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हाँ, लखनऊ में भी ऐसा चल रहा है। पहले आप हो गया वहां। मुंबई में तो ये आदत नहीं है। लेकिन राज ठाकरे जी ने कहा कि आप बोलो, तुम बोलो। तो फिर उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल एक मत हो गए। अब सुनिए जरा बातें क्या हुई वहां। विधानसभेच्या वेळेला भारतीय जनता पक्षाने जो एक अपप्रचार केला होता, बटेंगे तो कटेंगे, तसंच मी मराठी माणसाला सांगतोय की आता जर का चुकाल तर संपाल, आता जर का फुटाल तर पूर्णपणे संपून जाल। म्हणून परत एकदा तुटू नका, फुटू नका आणि मराठीचा वसा टाकू नका, हाच एक संदेश मी आमच्या आज दोघांच्या युतीच्या निमित्ताने संपूर्ण महाराष्ट्राला देतो आहे। आणि मला खात्री आहे की मराठी माणूस हा सहसा कोणाच्या वाटेला जात नाही, पण त्याच्या वाटेला जर का कोणी आलाच तर त्याला परत जाऊ देत नाही। फिर वहां माइक लिया राज ठाकरे ने। उन्होंने कहा कि देखें हम भाई साथ आ गए हैं और अब कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं, और वो भी हम आपको बता देंगे। लेकिन वो बात हम आज नहीं करने जा रहे। आज आपको बस हमें ये बताना था कि हम दोनों अब एक साथ हैं। मुलाखत झाली होती आणि मी मुद्दामून आठवण करून देतो त्या गोष्टींची। आणि त्या मुलाखतीमध्ये मी असं म्हटलं होतं की कुठल्याही वादापेक्षा आणि भांडणापेक्षा महाराष्ट्र मोठा आहे।
किती जागा लढवणार, आकडा काय, हा नाही सांगणार तुम्हाला. महाराष्ट्रामध्ये सध्या लहान मुलं पळवण्याची खूप टोळ्या फिरतायत. त्याच्यामध्ये 2 टोळ्या अजून जास्ती ऍड झालेल्या आहेत. ते राजकीय पक्षांमधली मुलं पळवतात आणि जे निवडणुका लढवणार आहेत त्या लढवणाऱ्या सर्व उमेदवारांना दोन्ही पक्षांकडनं उमेदवारी दिली जाईल. ती कधी भरायची, केव्हा भरायची ते आपल्याला कळवलं जाईल. आज फक्त आपल्या समोर एकच गोष्ट मी आपल्याला सांगू इच्छितो की बरेच दिवस ज्याची प्रतीक्षा महाराष्ट्र करत होता ती शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची युती झाली, हे आज आम्ही आपल्याला जाहीर करत आहोत. तो आज हम इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि हम साथ में आ गए हैं दोनों. मुंबईचा महापौर मराठी होणार आणि तो आमचाच. मुंबई का महापौर मराठी होगा और हमारा ही होगा. मला असं वाटतं की एक मुख्यमंत्र्यांचा व्हिडिओ पण फिरतोय ज्याच्यामध्ये ते अल्लाह हाफिज असं म्हणलेत. एक मुख्यमंत्री का बरोबर वीडियो भी तर या गोष्टी जिसमें त्यांनी वो अल्लाह सांगू की तारीफ कर रहे नयेत. हैं. माझ्याकडे खूप व्हिडिओज आहेत. एक बाकी तो हमने थोड़ा ट्रांसलेशन समीर जी से कराया आज हमने. क्या बात हो, क्या उनका राज ठाकरे ने क्या बोला एग्जैक्टली? देखिए, राज ठाकरे तो बेसिकली राज ठाकरे से पूछा गया था, एक पत्रकार ने पूछा था कि भाई उद्धव के खिलाफ आपने इतना बोला, लंबे समय अलग रहे, अब साथ में आए, तो क्या इसे समय की मांग माने? तो उन्होंने कहा था वो सब बातें बाद में होंगी कि हम साथ में क्यों आए, फिलहाल महाराष्ट्र को और मुंबई को बचाना है और ये समय की मांग है और इसलिए हम साथ में लौट कर आए. देखिए, अब अगर देखा जाए तो ये तो डूबते को तिनके का सहारा है. मुझे लगता है कि दोनों भाई डूब रहे थे तो अब एक दूसरे को एक तिनके का सहारा लेकर चले. और अभी जो नगर परिषद नगर पंचायत के जो चुनाव हुए 288 सीटें, उसमें से 207 सीटें महायुति ने जीती है और सिर्फ उद्धव ठाकरे को 7 सीटें मिली है. मनसे का खाता भी नहीं खुला है. तो 288 से 7 सीटें जीतने वाले उद्धव ठाकरे मनसे के साथ आने के लिए मजबूरी थी दोनों की. और अगर महाराष्ट्र अगर देखेंगे, अगर मुंबई का बीएमसी का देखेंगे तो मुंबई के अंदर 6 लोकसभा सीटें आती है, 36 विधानसभा सीटें आती है और 227 वार्ड आते हैं बीएमसी के अंदर. अब इनको ये लग रहा है कि अगर हम विधानसभा चुनाव बुरी तरीके से हार चुके हैं, पंचायत के चुनाव बुरी तरीके से हार चुके हैं, अगर बीएमसी जो 1996 के साथ उद्धव ठाकरे के पास लगातार रही है, अगर वो निकल जाती है हाथ से, और सबसे बड़े कमाई का मतलब कमाई पुत तो बीएमसी रही है 45 अभी तो, लेकिन अभी मेयर है कोई नहीं, अभी मेयर नहीं. 2017 में इनका बना था मेयर, उसके बाद चुनाव नहीं हुए. 3 साल में चुनाव, 2022 में चुनाव होने थे, वो हुए नहीं चुनाव, कमिश्नर के अंडर था. लेकिन अभी बहुमत इनके पास है. अभी बहुमत इनके पास था वहां पर. अच्छा. कुछ विधायक टूटकर एकनाथ शिंदे के पास चले गए थे, लेकिन चूंकि सबसे बड़ी कमाऊपुत बीएमसी रही है तो अब इनको लग रहा है कि बीएमसी फिर हमारे पास लौट कर आए तो आर्थिक साम्राज्य में हम कब्जा करेंगे. लेकिन हम समस्या बड़ी ये है कि आज अगर मुंबई का आप गणित देखेंगे तो 40% मराठी वोटर है, 40% उत्तर भारतीय वोटर है. उत्तर भारतीय वोटर में गुजराती भी है और दक्षिण के लोग भी है और 18 से 20% करीब मुस्लिम वोटर्स है. तो क्या राज ठाकरे को साथ लेने के बाद उद्धव ठाकरे इस बात का भरोसा करते हैं कि जो विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस के रहते उनके पास मुसलमान वोटर आए थे, वो मुसलमान उनके साथ रहेंगे? क्या उत्तर भारतीय वोटर जो उनके साथ जुड़े थे वो राज ठाकरे के उत्तर भारतीयों को मार के भगाने के बाद क्या उत्तर भारतीय वोटर उद्धव ठाकरे के पास रहेंगे? तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का पूरा फोकस 40% मराठी मानुस के ऊपर है कि इन 40% मराठी मानुस को हम लो और उत्तर भारतीय के कुछ वोट लेकर हम वहां पर सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे. भाई लड़ना तो सर, लेकिन इनको अभी बीजेपी से ही है ना. मुसलमान बीजेपी वोटर और सबसे कहां बड़ी ताकत है. जाएगा बीजेपी और एकनाथ शिंदे सबसे बड़ी ताकत है. अगर आप विधानसभा चुनाव में वोट परसेंट देखेंगे तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का मिलाकर जो वोट परसेंट है वो आज जा रहा है 30% करीब और उधर एकनाथ शिंदे और बीजेपी का वोट परसेंट है 46% है. 16% का वोट बैंक का फर्क है और भारतीय जनता पार्टी आज घर घर की पार्टी बन गई. मराठियों का एक बड़ा वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ है. ये बात ठीक है कि लोकसभा चुनाव में 6 सीटों में से 3 सीटें उद्धव को मिली थी, एक बीजेपी को, एक कांग्रेस को और एक शिवसेना को मिली थी. लेकिन विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, गठबंधन को 22 सीटें मिली है. मोटी बात आपने बताई, ये तिजोरी है बीएमसी जिसके लिए साथ है. बिल्कुल, ये हारे तो पूरा तिजोरी पैसों का में खेल है. बिल्कुल ओके. अच्छा, लेकिन महायुति में सब कुछ ठीक चल रहा है ऐसा भी नहीं है. वहां पेज फंसा हुआ है. बीजेपी, शिंदे सेना, अजीत पवार इनको लेकर के ये एक रीअलाइनमेंट हुई. कल देर रात एकनाथ शिंदे और रविंद्र चव्हाण के बीच एक मैराथन बैठक हुई. 5 घंटे की मीटिंग चली और दोनों ने निकाय चुनाव को लेकर सीट बंटवारे पर बात की. बीएमसी के चुनाव को लेकर बीजेपी और एकनाथ शिंदे में 180 सीटों को लेकर सहमति बन गई, लेकिन बाकी 40 सीटों पर अभी भी सहमति नहीं है. दूसरी तरफ जो ये तो भाई भाई थे, वहां चाचा भतीजे क्या कर रहे हैं?
पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ के अपने गढ़ को बचाने के लिए अजीत पवार और शरद पवार ये दोनों भी हाथ मिला सकते हैं, वहां भी एक बैठक होनी है। तो मतलब ये लोकसभा में एक तरीके से लड़ेंगे, विधानसभा में उसी तरीके से लड़ेंगे, लोकल इलेक्शन अपने अपने लोकल तरीके से लड़ेंगे, क्योंकि बिल्कुल समीकरण जो है वो बदल जाते हैं। तो ये आपको कांग्रेस ने ये तय कर लिया है कि हम इस बार अकेले जाएंगे इलेक्शंस में। सर देखिए, चुनाव जो है ना, अक्सर हम मानते हैं कुंभ के मेले की तरह है जहां भाई बिछड़ जाते हैं, लेकिन चुनाव में मिल भी जाते हैं। तो परिवार मिल भी रहे हैं चुनावों की वजह से, वो राज ठाकरे हों, उद्धव ठाकरे साहब हों, अजीत पवार, शरद पवार गुट हो, वो भी मिल रहे हैं। शिंदे जी बीजेपी के साथ थोड़ा सा टसल चल रही थी पहले, अब वो भी सब साथ मिलकर चल रहे हैं। ये तिजोरी है 70,000 करोड़ का मामला है बीएमसी का। 70,000 करोड़ का बजट है, एशिया की सबसे बड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसका बजट है 70,000 करोड़ रुपए। और वहाँ पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के पास मराठी मानुस का, जैसे अभी समीर जी ने जिक्र किया, दोनों मिला के मराठी और मुस्लिम 93 सीट्स हैं जिन पर डोमिनेंस है जी। तो वो अभी का में 224 के मुकाबले देखा जाए तो 93 सीट्स हैं मराठी और मुस्लिम की, जिसको इन लोगों ने मामू फैक्टर कहा है, मराठी और मुसलमान। अच्छा, तो वो मामू फैक्टर है, तो मामू फैक्टर से वो चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी पकड़ वहाँ की है, और न केवल उत्तर भारतीय बल्कि मराठी भी उनके साथ है, गुजराती भी उनके साथ है। गुजराती का बड़ा एक इलाका है, कांदीवली का, बोरीवली का, वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में गुजराती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे बड़ी पार्टी है, और उनको बहुत लंबे समय से उम्मीद है कि बीएमसी में हमारा कब्जा हो जाए, नहीं तो कम से कम एक बड़ा बहुमत उनके पास आ जाए। अब ये दोनों मिलकर क्या ऐसी मजबूरी को आप जिसे कहते हैं राज ठाकरे और वो मिलके, क्योंकि राज ठाकरे उत्तर भारतीयों भी उनके साथ नहीं आएंगे राज ठाकरे के, और मुसलमानों को राज ठाकरे साथ लेंगे कि नहीं लेंगे, या वो उनके साथ आएंगे। मुसलमानों को तो बीजेपी को हराना है ना, बीजेपी कांग्रेस अलग लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस भी लड़ रही है ना, और पार्षद तो वहाँ पर इंडिपेंडेंट डिवाइड होगा, डिवाइड भी मुस्लिम हो सकता है, कि जरूरी नहीं है कि 100% वोट उद्धव ठाकरे और उनके साथ ही जाए। और राज ठाकरे साहब को आप जानते हैं, उनके साथ मुसलमान का जाना भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से अरे इस पे संजय राउत ने बड़ी मजेदार बात कह दी। उन्होंने कहा कि बिहार और कर्नाटक में तो मराठी पीटे जा रहे हैं, तो उसके बारे में कोई मुख्यमंत्री बोले तो मैं तो बिहार में सोच रहा था कितने मराठी होंगे, और मराठी कहाँ बिहार में पीटे गए, कौन उनको पीट रहा है। लेकिन उन्होंने जवाब देना था तो दे दिया। शिंदे जी जो है ये दबाव बना रहे हैं कि मुझे ज्यादा सीटें दो, ये लगभग बराबरी की बात, सीटों की डिवीजन चाहते हैं, कम 5-10 कम बीजेपी से, 112 मांग रहे हैं, राइट। और ये कह के दबाव बना रहे हैं कि देखिए जब मुंबई में लड़ाई होगी तो वो शिवसेना वर्सेस शिवसेना लड़ाई होगी। तो यहां आप हमको जो है कम मत आंको, मुंबई में हमें कम मत आंको, यहां टक्कर मेरी ठाकरे से मेरी टक्कर है। तो बीजेपी को लेकिन फिर भी लगता है बीजेपी को अब बीजेपी ने बहुत सैक्रिफाइस किया बीएमसी के इलेक्शन में, क्यों समीर जी, हमेशा शिवसेना को आगे रखा। अब उनको लगता है जब फाइनली हम उससे एक तो उस गठबंधन से हम अलग हुए, अब मैं फिर से जो है छोटा भाई मैं क्यों बन जाऊं। 17 में तो बीजेपी अपना मेयर बना सकती थी, बीजेपी के थे, 84 शिवसेना के लड़के। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं मैं, क्योंकि आज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो उद्धव ठाकरे ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स के अंदर मुंबई की खूब बात की, याद दिलाया कि संयुक्त महाराष्ट्र के लिए, मुंबई को महाराष्ट्र में रखने के लिए कितनी कुर्बानियां मेरे अपने परिवार ने दी। मेरे दादाजी उसके जो है सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी एक किस्म के थे, महाराष्ट्र के थे, तो वो वहां से आते आते उन्होंने बात की कि मुंबई को हम अलग नहीं होने देंगे। तो मुंबई को लेकर के एक सर्वे आया है अभी, वो मैं आपको बता देता हूं। ये सर्वे किया है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने, टिस ने, इनके जनसांख्यिकी डिपार्टमेंट का ये सर्वे है, जिसने ये कहा है कि 2051 तक, आज से 25 साल के बाद, मुंबई की आबादी 54% से कम रह जाएंगे हिंदू, 30% से ज्यादा हो जाएंगे मुसलमान, ये इनका कहना है। और उन्होंने कहा कि ये सारा परिवर्तन जो हो रहा है, ये परिवर्तन घुसपैठ की वजह से हो रहा है, इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के जो वहां पर कागज बना दिए जा रहे हैं उसकी वजह से ये हो रहा है। अब एक कंपैरिजन के लिए ये कह रहे हैं कि 1961 में मुंबई की आबादी में 88% हिंदू थे, और 2051 तक जाते जाते बताया जा रहा है कि 54% के नीचे जो है वो हो जाएगी। और कोई भी मुंबई जाता है वो इसको महसूस करता है। सर देखिए, कहीं और जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ इंडिया गेट चले जाइए रात में, और फिर आपको पता लगेगा कि जब आप 2001 या 2002 के आसपास जब हम लोग मुंबई जाते थे, मैं तो उतना मुंबई नहीं घुमा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं जाता रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में कभी कभी कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था, तो इंडिया गेट बड़ा गेटवे ऑफ इंडिया हमेशा आदमी को चला जाता है वहाँ पे।
गेटवे ऑफ इंडिया पर यदि आप देखेंगे, शाम का आप नज़ारा देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या डेमोग्राफी में परिवर्तन आया है। दूसरी बात, यदि शिवसेना में यदि टूट नहीं हुई होती तो आज दोनों भाइयों का ये जो भरत मिलन समारोह हो रहा है वो भी नहीं हुआ होता। तीसरी बात, जो मराठी अस्मिता का सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि आज के दिन में मराठी अस्मिता और ठाकरे परिवार की अस्मिता दोनों एक साथ खड़ी है, एक में मिली हुई है। यानी कि मराठी मानुस, मराठी अस्मिता अब अपने आप को ठाकरे परिवार से जोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि एक समय था जब बाला साहब ठाकरे जी थे तो बात कुछ और थी, लेकिन जिस प्रकार से पिछले 5 भारतीय जनता पार्टी से छिटकने के बाद उद्धव ठाकरे ने जिस प्रकार से हिंदुत्व, शिवाजी के हिंदुत्व, जो उनका एक प्रखर हिंदुत्व था, जिस प्रकार से उन्होंने खत्म किया है, अपनी ही राजनीतिक पूंजी की मटिया मेट की है, उससे मुझे नहीं लगता है कि महाराष्ट्र का जो है मराठी समाज जो है वो उनके साथ आज के दिन में उस तरह से एकजुट होकर के खड़ा होगा। पहले भी ऐसा था कि सारे जितने हमको एक ऐसा लगता था कि महाराष्ट्र के अंदर जो है वो ठाकरे परिवार से पूरा का पूरा मराठी मानुस जुड़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं, पहले भी नहीं था, क्योंकि सारे ऐसे कॉरपोरेशंस ऐसे तो थे नहीं कि जो मैं उन्हीं के पास थे, लेकिन आज वो बहुत हद तक सिमट गया है। मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई बहुत ज्यादा अंतर आने वाला है चुनाव। यूपी की खबर आपको बताता हूं, यूपी में बहुत ही मजेदार चीज हो रही है। एक नजर से देखिए तो मजेदार, दूसरे नजरिए से देखें तो बड़ी निराशाजनक। विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, आज उसका अंतिम दिन है शायद, और योगी जी थोड़ी देर में भी बोलने भी वाले हैं, लेकिन एक बैठक की चर्चा हो रही है वहां पर। लखनऊ में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने मिलकर एक मीटिंग की। ब्राह्मण, केवल ब्राह्मण विधायक। ये एक विधायक हैं पंचानंद पाठक जी, इनके घर पर 40 ब्राह्मण विधायक जुटे और ब्राह्मणों की आवाज उठाने को लेकर इस बैठक में बात हुई कि बोलेंगे हमारी राजनीतिक ताकत जो है वो कम हो रही है, हम उसको जो है झंडा बुलंद करना चाहते थे। पूर्वांचल और बुंदेलखंड के ज्यादातर ब्राह्मण विधायक इस बैठक में थे। मीटिंग कुशीनगर के बीजेपी विधायक पीएन पाठक के घर पर हो रही थी। खास बात यह कि कुछ दूसरे दलों के ब्राह्मण विधायक भी इस मीटिंग में आए थे और बताया जा रहा है कि ब्राह्मणों की अनदेखी, ये इस बैठक में काफी इस पर चर्चा हुई। और अब याद कीजिए, इसी साल 11 अगस्त को बीजेपी के ही ठाकुर क्षत्रिय विधायकों ने ऐसी एक मीटिंग की थी, उसमें भी दूसरे दलों के क्षत्रिय विधायक आए थे। उन्होंने एक अपना कुटुंब नाम से व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लिया था। अब इन ब्राह्मण विधायकों ने मीटिंग की। अभी तो ये कह रहे हैं हम ऐसे ही मिले थे, एसआईआर की बात कर रहे थे, चुनावों की बात कर रहे थे। ये भी कहा कि ये कोई ठाकुर लॉबी को जवाब नहीं था हमारा, लेकिन मिले तो सिर्फ ब्राह्मण ही। सुनिए जरा जिनके घर हुई मीटिंग, पीएन पाठक जी, उन्होंने क्या कहा। विधायक जी, कुटुंब भोज हुआ है, ब्राह्मण भोज हुआ है या खाली बैठक हुई है? सहभोज हुआ है और ऐसी कोई बात नहीं है। सभी भाई लोग बैठे, चर्चा हुई, भोजन हुआ और कोई विषय है ही नहीं है। चर्चा क्या हुई? आपसी बात हुई, क्षेत्र के विकास के बारे में, एसआईआर के बारे में ही सब चर्चा चली है। माना ये जा रहा है कि जो ठाकुरों की एक बैठक हुई थी, क्या उसके जवाब में ये हुई? उससे संबंधित कुछ ऐसा नहीं है। सभी मित्र लोग बैठे थे, परसों तय हुआ कि भाई कोई लिट्टी बाटी चोखा कोई खिलाए, हमने चलिए भाई अपने वहाँ हमारे पास जगह भी है, चलिए भोजन होगा यहाँ। ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया टीवी के दर्शक आपसे जानना चाह रहे हैं, चूंकि आप ही के यहाँ ये कल बैठक थी, पता लगा कि पत्नी जी का शायद जन्मदिन था, उस मौके पर सब लोग आए। कुछ भी नहीं है। अच्छा। गलत लोग कह रहे हैं किसी का जन्मदिन था, शुद्ध रूप से सहभोज था, ऐसी कोई बात नहीं। मान लें जन्मदिन था भी तो उसमें भी केवल ब्राह्मण विधायकों को ही बुलाना था। देखिए, बताया ये जा रहा है कि मीटिंग इस चिंता पर बुलाई गई थी कि जाति आधारित राजनीति में ब्राह्मण समुदाय की आवाज को धीरे धीरे किनारे किया जा रहा है, ब्राह्मण मुद्दों को पर ध्यान नहीं दिया जा रहा और ब्राह्मण पिछड़ रहे हैं। ये इस मीटिंग में चर्चा हुई, ऐसी बातें कही जा रही हैं। शिवपाल जी जो दूसरी तरफ है, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण लोग परेशान ना हो, बीजेपी के ब्राह्मण परेशान ना हो, हमारे यहाँ आए, हम पूरा सम्मान देंगे। आप लोगों के द्वारा ही पता चलाता है, पिछले सत्र में भी किसी वर्ग की मीटिंग बुलाई गई थी और फिर बुलाई गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। त्रिपाठी जी, हो क्या रहा है? ये पहले ठाकुर मिलते हैं, ब्राह्मण मिलते हैं, तो अलग अलग बना देना, ये ब्राह्मण बीजेपी, ये ठाकुर बीजेपी, क्यों? देखिए, ये सुनने में, कहने में, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये तो राजनीतिक दलों ने खुद ये सच्चाई तैयार की। जब आप गिनती गिनेंगे कि पिछड़े इतने, दलित इतने,
ये इतने, तो फिर क्या होगा? फिर तो ये आएगा ही आएगा। जब अखिलेश यादव पीडीए कर रहे हैं, उसके जवाब में आप कह रहे हैं कि हमने कुर्मी पंकज चौधरी को इसलिए बना दिया, और उत्तर प्रदेश में ये भी चर्चा है कि एक पूर्व सांसद ब्राह्मण को अध्यक्ष तय हो गया था, लेकिन योगी जी के ऐतराज के बाद रुका। कुछ लोग कहते हैं कि अरे भाजपा में भी स्थिति नहीं है। मैं अब जो बता रहा हूँ ये मेरा विश्लेषण नहीं है, ये विधायक सांसद जी लोगों के बीच की बात बता रहा हूँ, नाम नहीं बता रहा हूँ। अभी एक सप्ताह पूर्व कहीं मैं था, संयोगवश वहाँ हर जाति के लोग थे लेकिन बहुतायत ब्राह्मण थे। उन्होंने कहा कि हमारी अब सुनने वाला कौन है? हमारी न सरकार में कोई सुनवाई है, न संगठन में कोई सुनवाई है। तो किसी ने कहा भाई ऐसा तो है नहीं, मंत्री भी हैं, लोग भी हैं, सब कुछ है। कह नहीं, सुनवाई नहीं है। मंत्री होना अलग चीज है, सुनवाई नहीं है। और दूसरा अब यहीं से शुरू होता है कि जब ब्राह्मण है तो पहले इसको काट दो। मतलब ये अब उसके आगे की जो बात है, ये भी आपका विश्लेषण ये मेरा नहीं है। ये मैं जो बोल रहा हूं ये सब अब मतलब नाम ले दूंगा तो अच्छा नहीं है। वो सब विधायक सांसद, पूर्व सांसद लोग हैं। एक ने कहा कि अगर बीजेपी समय रहते नहीं चेती और कुछ नहीं किया तो एक हिस्से में हो सकता है कि ब्राह्मण जाति पर वोट करने लगे। अच्छा। तो हमने कहा कि कब कौन जाति पर वोट नहीं करता है? ब्राह्मण कहे कि हम नहीं करते हैं तो बड़ा मतलब एकदम से ही ठीक नहीं होगा। कह नहीं, वो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अब हो सकता है कि 27 के चुनाव में वो प्रत्याशी देख देख के वोट करे। मतलब इस तरह की बात हुई। लेकिन ये जो हो रहा है मूल रूप से किसके लिए खतरा है? भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 के चुनाव में जाति भाजपा के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है कि ठाकुर विधायक अलग बैठे हैं, ब्राह्मण विधायक अलग बैठे हैं और वो इस तरह से बात करें। अब वो कहते हुए पीएन पाठक कह रहे हैं, पीएन पाठक भी अच्छे मित्र हैं हमारे, कुशीनगर के विधायक हैं जी। तो ठीक है वो कह रहे हैं, लेकिन जिस अंदाज में बता रहे हैं तो वो भी इच्छा ही थी। अब पता नहीं विशाल को उन्होंने बुलाया, विशाल खुद ही पहुंच गया, ये नहीं पता है लेकिन ये चाहा होगा कि ये चर्चा हो। देखिए इसका बैकग्राउंड क्या है कि यूपी में ठाकुर लॉबी बहुत पावरफुल है, ये चर्चाएं आम हैं, अब से नहीं कई वर्षों से आम है। और यहाँ ये बात ये बताया गया अंदर की बातें हुई कि साहब ब्राह्मणों की सुनवाई नहीं, जो त्रिपाठी जी बात करते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि ब्राह्मण फिर जाति देख के, उम्मीदवार देख के ना वोट करने लगे। तो ये भी मेरा विश्लेषण नहीं है, मैंने किसी को, एक बड़े व्यक्ति को कहते हुए सुना था कि भाई ब्राह्मण और ठाकुर तो बीजेपी के मुसलमान है। नहीं तो ये भी कहाँ जाएंगे? आपने अच्छा शब्द कहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं कभी कभी मुसलमान भी तो वैसे खोजता है ना। हाँ, लेकिन सर ये जरा इस पार्टी के संस्कारों में ही चीज है क्या जो ये हो रहा है? मैंने कहा ना कि मेरा एक अपना अलग विश्लेषण मैं लेकर के आ रहा हूँ। 2014 का चुनाव ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा सोशल कोएलिशन तैयार किया था जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम किया। और उत्तर प्रदेश की जो विजय थी 2014 में, उसमें नरेंद्र मोदी का हिंदुत्व, नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, लेकिन साथ साथ सोशल कोएलिशन का फैक्टर भी जो था वो बहुत बड़ा रहा। लेकिन मजेदार बात है कि 2019 में ये बात नहीं रही। 2019 में यदि भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई तो उसमें जो आपका जो बालाकोट स्ट्राइक और ये सब चीजें जो थी वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात थी जी। तीसरी बात, 2024 हम लोढ़क क्यों गए? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी जातियों के पिच पर लेकर के आ गई और जाति की पिच आपकी पिच कमजोर पिच है। यहां पर आप वो काम नहीं करते हैं जैसे सामाजिक, जैसे दलित और पिछड़ों की लड़ाई। 10 सेकंड आप दीजिएगा सर, आप हाथ उठा देते हैं तो हम डरने लगते हैं। जैसे जातियों के आरक्षण का सवाल जब कांग्रेस पार्टी से लेकर के आती है तो उसके महंत तो पहले से बहुत बड़े बड़े खड़े थे। तो कांग्रेस पार्टी अपना लाख उड़ेल दे, कांग्रेस पार्टी के साथ कोई खड़ा नहीं होगा। उसके लिए समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है, बड़े बड़े मठाधीश वहां पर खड़े हैं जो उसको हड़प वोट बैंक को हड़पते हैं। जातियों के पीठ पर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संघ की जो भी साख इतने दिनों में बनी हुई थी, ठीक है, आप उसे नष्ट कर देंगे। धुरंधर भी बैठे हैं। बरेली में एक बार फिर तौकीर रजा के करीबियों पर बुलडोजर चला है और एक मुसलमान अपराधी के मारे जाने पर मुसलमान परिवार ने मिठाई बांटी। ये खबर बड़ी जानने लायक है, ये आपको बताएंगे। और जामिया में सवाल पूछा गया बच्चों से कि बताइए भारत में मुसलमानों पर क्या क्या अत्याचार हुए, उदाहरण समेत। इस पर विवाद चल रहा है, इसकी बात हम करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बीजेपी के नए नए बने कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी की बात सुना दूं। कल वो पटना में थे, उनका वहां पर अपने गृह राज्य में भव्य स्वागत हुआ था, रोड शो निकाला था, साथ में सम्राट चौधरी भी थे और भी लोग जो थे उनके साथ थे, विजय सिन्हा भी उनके साथ थे। खबर ये भी आई कि सम्राट जी ने विजय जी को पीछे कर दिया, ऐसा भी कुछ कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन यहां उन्होंने कहा कि हमें बंगाल से केरल तक भगवा फहराना है। अच्छा, बंगाल और केरल दोनों ही जगह अब तो 2026 में हम लगभग खड़े हैं, इसी साल चुनाव हैं
और इनका पहला दौरा जो था नितिन नवीन का अध्यक्ष बनने के बाद वो पुडुचेरी का था, यानी दक्षिण भारत का इनका वहाँ भी चुनाव दौरा था। और बिहार से आते हैं तो ये भी खूब इसकी मीमांसा की गई इस बात की कि बंगाल का असर कितना बिहार में पड़ेगा। तो उनके अगले लक्ष्य जो है बिल्कुल निर्धारित हैं, उन्होंने खुद ही बताया, जो बंगाल और केरल। सुनिए। अभी महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, अभी आपको अरुणाचल में चुनाव हुए, अन्य अभी हमारे कल गोवा में भी चुनाव हुआ। उन सभी चुनाव में भाजपा का परचम लहरा रहा है। ये सब बिहार की जीत के बाद जो शुरुआत हुई है वो अभी आगे, मंगल जी कह रहे थे, ये जीत बंगाल से आगे केरल तक जाएगी, चिंता मत कीजिएगा, भगवा हर जगह लहराएगा। कि पंचायत से पार्लियामेंट तक भगवा लहराएगा, तब भाजपा का स्वर्णिम युग आएगा। वो इसलिए कहा है कि 1 लाख से अधिक युवा नेतृत्व, नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि 1 लाख से अधिक युवा नेतृत्व निकालना है। तो वो कह रहे हैं हम पश्चिम बंगाल से केरल तक भगवा फहराएंगे। अच्छा, इन्होंने ये भी कहा मैं राहुल गांधी की तरह पार्ट टाइम नेता नहीं हूं, और आज पार्ट टाइम नेतागिरी चलती नहीं है। राहुल जी तो एक चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, फिर विदेश भाग जाते हैं, अभी भी पता नहीं वो कहाँ है, उन्होंने कहा। तो ये कह रहे थे कि भाई मेरा और उनका अंतर ये है, मैं 24 घंटे वाला नेता हूं और हर वक्त जमीन पर रहता हूं, राहुल जी की तरह मैं नहीं हूं। लेकिन जरा ये बात कर लेंगे, बंगाल से लेकर के केरल तक भगवा फहराना तो एक बात है, लेकिन ये काम है कितना टेढ़ा, त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए, काम बहुत कठिन है, और इतना कठिन है कि पहला दौरा जब बिहार में जाकर कह रहे हैं तो वहाँ सरकार है। नितिन नवीन जी को बंगाल अभी जाना पड़ेगा, और तब समझ में आएगा कि पार्ट टाइम और फुल टाइम पॉलिटिक्स होती क्या है। क्योंकि वहाँ भी एक फुल टाइम पॉलिटिशियन ममता बनर्जी बैठी हुई है, वहाँ एक ऐसी नेता बैठी हुई है जो सारे साम दाम दंड भेद सब करती है। तो वहाँ झंडा फहराना इतना आसान नहीं है। और 26 के जितने चुनाव हैं उसमें तो असम छोड़ दें तो केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी छोड़ दीजिए, वो तो बहुत छोटी जगह है, वहां उस तरह का राजनीति नहीं होती है। लेकिन इन तीनों ही जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत टेढ़ी खीर है, मशक्कत है बहुत बड़ी। ठीक है, कई स्थितियां बनती हैं कि उसमें आप कहते हैं कि ये वाला एक हमारे लिए थोड़ा सा सिल्वर लाइनिंग मिल रही है, इससे हम थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है। और सबसे पहले तो अभी नितिन नवीन जी को ही बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। एक बड़ा अवसर भाजपा ने दे दिया है, लेकिन अभी उनको पैन इंडिया लीडर बनने के लिए बहुत कुछ करना है। अपने भाषण देने की शैली से लेकर, कार्यकर्ता पकड़ने से लेकर, संगठन समझने से लेकर, नीति बताने से लेकर, सब कुछ करना है। अभी बहुत कुछ बाकी है। अच्छा, मैंने अभी तो चर्चा इनको अपनी टीम बनाने की भी करनी पड़ेगी ना? नहीं, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जनवरी में, और कभी तो जनवरी में हो जाएंगे ना? हो जाएगा। हाँ, तो मैं अब नाम लेना चलिए फिर ठीक नहीं है, लेकिन बात मैंने तो खबर ये देखी कि 2-3 जो वरिष्ठ महासचिव हैं, महामंत्री हैं, उनको छोड़ के फिर बाकी जो है बदले जा सकते हैं, और एक युवा टीम जो है सारी विदाई होगी मोटे तौर पर। सबकी विदाई होगी। हाँ, मोटे तौर पे 2-3 कोई आप कह रहे हैं वो ठीक है, 3 ही नाम देखे मैंने, जो बात थी कि ये तो बाकी सब विदाई हो रही है। और उसमें मुझे तो जो जानकारी मिली, मुझे थोड़ी सी हैरानी में, मैं गारंटी कर सकता हूँ कि संगठन महासचिव की विदाई हो सकती है। अच्छा, हाँ, लेकिन इसमें नितिन नवीन जी कहाँ हैं? नितिन नवीन जी बना रहे हैं टीम। अब अध्यक्ष बनाया तो अध्यक्ष बनाया है, टीम बनाने के लिए थोड़ी बनाया। तो अभी तो खैर टीम तो अध्यक्ष की होगी, देखते हैं ना, अभी भी देख रहे थे हम लोग। टीम बनाएंगे या टीम दी जाएगी? टीम दी जाएगी, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, मैंने क्या कहा, मैंने ये तो कहा ही नहीं कि हाँ, बनाएंगे। टीम अध्यक्ष की, वो तो अध्यक्ष की थी, वो तो मैं अध्यक्ष तो ये की। कह रहा हूँ, मैं तो। लेकिन देखिए, बंगाल, केरल, तमिलनाडु तीनों ही मुश्किल जगह है। और मैं तो बल्कि अभी कुछ चर्चा कर रहा था, तो मैंने कहा नितिन नवीन जी को इस इम्तिहान में भी नहीं मैं बैठना हुआ मानता। मान लीजिए तीनों जगह नहीं आती सरकार, या तीनों जगह बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं होता, तब भी मैं उसके लिए नितिन नवीन को जिम्मेदार नहीं मानूंगा, क्योंकि उनके पास न तो इतना समय है। हाँ, अभी आए हैं, इतना संगठन का कुछ काम कर लेंगे, जो पार्टी काम कर रही है। पिछली बार भी बंगाल में बहुत काम उन्होंने किया है, तमिलनाडु में किया है, केरल में किया है, किस तरह से हो रहा है। देखिए, केरल सबसे, तीनों ही जगह जो है ना फुल टाइमर पॉलिटिशियंस हैं। केरल सबसे टेढ़ा माना जाता है सभी। केरल सबसे, तमिलनाडु में हमने लोकसभा में भी खूब सुना था कि कमाल होगा बीजेपी का, नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और पश्चिम बंगाल में भी करीब, मतलब ठीक है, एक ताकत बन गई है, लेकिन जैसा आप दोनों ही कह रहे हैं, वहां फुल टाइमर बैठा एक पॉलिटिशियन है। तीनों ही जगह बैठे, तीनों ही जगह है, तो वो फुल टाइमर है। और सिल्वर लाइनिंग वैसी है जैसे आसमान में बिजली चमकती है ना, तो उससे उजाला पल भर के लिए ही होता है ना। नहीं, बंगाल में मैं थोड़ा सा असहमत हूं आपसे।
बंगाल थोड़ा सा एकदम से बंगाल भी आ जाएगा सर, वो डुएबल लग रहा है आपको बंगाल? बंगाल में थोड़ा सा है मामला। चले बंगाल आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वो मैं आपको ब्रेक से पहले वो प्रेरणा स्थल वाली खबर मैंने आपको क्रेडिट बताई की बात के लिए कि कह रहा हूं। बीजेपी ने एक प्रेरणा स्थल बनाया है लखनऊ में। कल प्रधानमंत्री वहां जाएंगे। 65 एकड़ का प्रेरणा स्थल, वहां 65 फीट की प्रतिमाएं अटल बिहारी जी की, वाजपेयी जी की, दीनदयाल उपाध्याय जी की, श्याम प्रसाद मुखर्जी जी की। वो देखिए, वो तस्वीर आ गई आपकी। कल 2 लाख लोग यहां पर आएंगे। 230 करोड़ रुपए की लागत है। मैं आज एक बीजेपी समर्थक ने ही इस पर सवाल उठाया सर बातचीत करते हुए कि ये तो मायावती जी जानी जाती है इस काम के लिए, और मायावती जी की क्या क्या निंदा नहीं हुई। अब लेकिन इसमें मायावती जी की तरह से मूर्ति योगी जी की या नरेंद्र मोदी की नहीं है ना। नहीं, वो ठीक है सर, ये बात बड़ा पब्लिक बदलाव मनी की है, बड़ा- बात पब्लिक मनी की है। हाँ, वो ठीक है, हो सकता है उन्होंने जितना पैसा लगाया उसके सामने ये छोटा अमाउंट हो, लेकिन फिर भी देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं इन चीज़ों के पक्ष में नहीं खड़ा होता हूँ। ये बात और है कि पूरी भारत की राजनीति को या पूरे भारत के राष्ट्र को, हम उसको एक टर्म बोलते हैं पॉलिटिकल आइकोनोग्राफी ऑफ ए नेशन, जिसको यदि हम भारत की एक आइकोनोग्राफी करें तो ये सारे गांधी नेहरू तक सीमित होकर के रह गए हैं। बाद में सुभाष पटेल जी को जोड़ा गया क्योंकि बहुत क्रिटिसिज्म होने लगा। नहीं तो गांधी, और गांधी के बाद पंडित नेहरू, फिर श्रीमती इंदिरा गांधी, इसके योजनाओं के नाम हो, सड़क के नाम हो, सारी चीजें होती रहे। उससे होता क्या है, पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएट करने में मदद बनती है, क्योंकि जहां भी जाएंगे, जिस शहर में जाएंगे आप गांधी जी मिल जाएंगे, जिस शहर में जाएंगे नेहरू मिल जाएंगे, जिस शहर में जाएंगे इंदिरा गांधी मिल जाएंगे, जिस शहर में जाएंगे राजीव गांधी मिल जाएंगे। जिस योजना को हाथ पकड़िए, जिस स्टेशन को पकड़िए, जिस गली मोहल्ले चौराहे, सब जगह वही देखेंगे। सब बदल भी तो रहे हैं सर। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, उसको ये काउंटर करने की मुझे लगता है कि एक प्रयास है। इतना ही अंतर है कि वो परिवार के नाम पे होता था या आपके नेताओं के नाम पर है? मेरे नेताओं के नाम नहीं, मेरे नेताओं के नाम पे नहीं। फिर देखिए, इनको सिर्फ आप भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर इनको मत बोलिए। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ नेता नहीं थे, एक बहुत बड़े, जिनकी जो सबको स्वीकार होने वाले सर, ये सब्जेक्टिव बहस है। फिर तो नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, मैंने इसीलिए शुरुआत में ही कहा कि इसके बावजूद भी मैं इस पर सहमत नहीं हूं। बोल रहे हैं आप? देखिए, अगर दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी इस बात को पसंद नहीं करते कि उनके नाम पे इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जाए, इतनी जगह गई जाए। अब राजनीति में तो भाई प्रतीकों की राजनीति हो गई है सर। आप उनके विचारधारा पे मत चलिए, उन्होंने जो रास्ता बताया उस पर मत चलिए। आप उनकी बड़ी बड़ी मूर्ति बना दीजिए, बड़े बड़े उनके आडंबर खड़े कर दीजिए, पार्क बता दीजिए हम आपके बड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी में क्या दीनदयाल उपाध्याय इस तरह की राजनीति कभी उन्होंने जीवन में की है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या ऐसी राजनीति की है? अटल बिहारी क्या इस तरह की राजनीति के लिए जाने जाते रहे? आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का कल जन्मदिन है अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय कल सबसे ज्यादा दुखी होंगे जब उनके ऊपर माल्यार्पण होगा कि क्या इसके लिए हमने जनसंघ और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को बनाया था कि इस तरीके से आप पैसों का फिजूल खर्ची करेंगे? सिर्फ 30 सेकंड, एक सेकंड, एक लाइन। नेताओं को लगता है, सरकारों को लगता है कि हम ऐसा करके हम बहुत बड़ा कर दे रहे हैं आइडियोलॉजी के लिए, लेकिन टके भर का, मैं फिर कहता हूं, बहुत जोर दे गए, टके भर का आइडियोलॉजी का कंट्रीब्यूशन नहीं करते। आप बोल लीजिए इस पर, फिर अगली खबर। देखिए, एक लाइन की बात यह है कि कोई भी कहेगा कि मूर्तियां बहुत नहीं होनी चाहिए, उसका खिलाफत करते हैं। मायावती वो राजनीति करती थी। खैर, मायावती जो राजनीति करती थी उसका छोटा सा उदाहरण विजय जी ने दे दिया कि कांशीराम जी और मायावती जी सब पर्स और पेन सब बैग समेत। इसको आप समझिए, ये अलग है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यही तो आरोप लगता है ना कि अपने नायकों का नाम लेने में, अपने नायकों की प्रतिष्ठा बनाने में, अपने नायकों की विचारधारा बताने में डरते हैं वो। आज तो अपने नायकों को लेकर आ रहे हैं ना भाई, और इसका नाम राष्ट्र प्रेरणा पार्क है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल और अटल बिहारी वाजपेयी इस देश में विचार के तौर पर जो एक कहीं के अलग अलग खेमे थे, उसमें एक अलग तरह का विचार लेकर आए। एकात्म मानव दर्शन जैसा बड़ा विचार देने वाला व्यक्ति, उसकी समीक्षा ही नहीं हुई। इस देश में 370 हटाकर लेकर आना है, उसको हम साथ में रखेंगे, उसके बिना भारत पूरा नहीं है, ये कहने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हम बात ही नहीं करते। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता जो सही मायने में, और मैं इसको चैलेंज करता हूं, इस पर डिबेट कर सकता हूं, रियल रिफॉर्मर था वो मॉडर्न इंडिया का, आधुनिक भारत के असल निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी। आप उनकी चर्चा नहीं करते, और अगर उनके नाम पर राष्ट्र प्रेरणा पार्क बना है तो ये तो बेहतर है ना। पार्टी तो नहीं साहब, ये मैं फिर वही कह रहा हूं, मैं फिर वही कह रहा हूं, आप इसमें विचारधारा पे चले जो वो विचारधारा जिसको सुहाएगी, सर प्लीज, वो जिसको सुहाएगी उसको अच्छी लगेगी ना मूर्ति। देश में बी आर अम्बेडकर से बड़ा दलित आइकॉन है क्या? आजादी के बाद कांशीराम जी ने जो काम किया दलितों के लिए, किसी और नेता ने किया क्या?
फिर उनकी मूर्ति क्यों गलत है? किसने कहा गलत है? किसी भी चीज का जिसको कहते हैं कि ओवर ठीक नहीं है, एग्जेगरेशन ठीक नहीं है, हर दूसरे चौराहे पर एक ही तरह के व्यक्ति की मूर्ति ठीक नहीं है, लेकिन राष्ट्र नायकों की मूर्तियां कुछ तो होनी ही चाहिए। B.R. अम्बेडकर जी इस देश के राष्ट्र हमारे नायकों की होनी चाहिए बस। लेकिन नहीं, मैंने बोला B.R. नायक का अम्बेडकर, मतलब आपने हमारे सुना नहीं? नायक है। मैंने कहा B.R. अम्बेडकर। चलिए, तो या तो आप कह रहे हैं कि हम उनको नायक न माने, इनको माने, मैं तो कह रहा हूं वो भी नायक थे, लेकिन अतिरिक्त अब अगर कल को श्यामा प्रसाद जी, दीनदयाल जी, अटल जी की मूर्ति ही लगाने लगे भारतीय जनता पार्टी, उसका विरोध करें। चलिए, अच्छा आगे बढ़ते हैं। एक आपको, क्योंकि नितिन नवीन जी ने नाम लिया था उनका अभी, राहुल जी का, कि मैं उनकी तरह पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं हूं, और कल वो कंट्रोवर्सी हो गई थी, इमरान मसूद ने कहा था प्रियंका जी को प्रधानमंत्री बना दो, नाम में गांधी है, देखो कैसा कमाल करेंगी वो, तो उनको सफाई देनी पड़ गई थी। अब आज क्या हुआ कि ये जो कर्नाटक वाला विवाद चल रहा है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री 2.5 साल की कुर्सी का खेल, तो इसमें आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीके शिव कुमार जी जहां जाते हैं उनसे तो एक ही सवाल होता है आजकल। अब वो होम मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो तो बाकी गई बातें, हाँ बाकी गई बातें जहां जानी है चूल्हे में, यहां बात फिर वही। और उन्होंने कहा साहब 2.5 साल का फॉर्मूला हुआ था कि नहीं हुआ था, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी बता सकता हूं, यही कहना चाह रहे थे कि हुआ था, लेकिन कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं डिस्क्लोज कर सकता, नहीं तो ये कहते कि नहीं हुआ था। इसका मतलब तो ये होता, नहीं हुआ तो कहते कि नहीं हुआ था। और फिर उन्होंने कल वाली कंट्रोवर्सी पर भी बोला, प्रियंका जी का एक ही मकसद है, वो है राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना। ACC president is Mr. Mallikarjun Kharge. Rahul Gandhi is my leader of the opposition. They are at the helm of affairs. They are running the party under the guidance of Srimati Sonia Gandhi. Whatever they take a call, all will look into it, and there is a working committee to it. And one or two leaders like me or workers like me should be on a basic principle of the political party. So no names should be speculated. We believe in leadership. We believe in nothing is there. Any day Congress party can take a decision. No, discipline is more important. I don't want anyone to make any confusion. ये दोनों बातें कह दी उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी भी फैसला कर सकती है और पार्टी में डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आप हाईकमान की मजबूरी समझिए। अभी खड़गे साहब का इसी मुद्दे पर एक बयान आया कर्नाटका में, उन्होंने कहा ये हाईकमान को कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि लोग कह रहे थे हाईकमान डिसाइड नहीं कर रहा, आपने 2.5 साल का बांटने का वादा किया, तो उन्होंने कहा हाईकमान को कोई कंफ्यूजन नहीं है, ना विवाद हमारा फैलाया हुआ है, ये लोकल नेताओं में कंफ्यूजन है, विवाद उनके बीच में है, वो लोग दूर करें, हाईकमान को दोष ना दें। ये अपनी पार्टी को नसीहत दे रहे थे, वो बीजेपी को नहीं, अपनी पार्टी को कह रहे थे। सर मतलब वो अपने आप तय कर लें कि कौन मुख्यमंत्री होगा। हाँ, तो उन्होंने ऐसा ही कुछ यही मतलब हुआ ना कि लोकल लेवल पर क्या तय होगा, चीफ मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपस में ही तय कर ले, एक मल्ल युद्ध करके या जो भी तरीका हो सकता है। नहीं, वो कन्फ्यूजन लीडरशिप के स्तर पर ही है, और वहाँ पर उनको लगता है कि जो सिद्धारमैया साहब है उनके जाने से बहुत मुश्किल हो सकती है कांग्रेस की सरकार गिरने की, कांग्रेस का पूरा जो जाति बेस है, कास्ट बेस है, उसको सबको मुश्किल हो सकती है। और DK शिव कुमार लगे हुए हैं, उनकी ताकत भी अपनी है, तो अभी ये कंफ्यूजन तो बना हुआ है। अभी हाईकमान पैर खींच रहा है क्या? गांधी पैर खींचे हुए ही है, क्योंकि वो समझ नहीं आ रहा ना कि दोनों बराबर के जब नेता हों तो किसके साथ जाया जाए, नहीं जाया जाए। DK शिव कुमार तो गांधी परिवार के बहुत क्लोज लोगों में से माने जाते हैं। तो पहले कहा गया था सोनिया जी देश में नहीं है, हाँ। वो आ जाएंगी तो फैसला हो जाएगा। अभी जब लास्ट देश में होना नहीं होना, मतलब ये तो सब एक्सक्यूजेस चलते रहते हैं ना, फिर वो नहीं है, फिर राहुल जी चले गए, फिर राहुल जी आ गए तो कोई और चला जाए, कब चले जाए, कब चले जाए ये भी नहीं पता किसी को। तो वो मुद्दा नहीं है, सेंट्रल लीडरशिप को या हाई कमान जिसे आप कहते हैं, तो उसमें एक कन्फ्यूजन है। और कांग्रेस को यदि आप पिछले 70 साल में भी देखें ना, तो कांग्रेस इस कन्फ्यूजन के साथ चलती रही है ज़्यादा बार। और नरसिम्हा राव तो 5 साल चला लिए, पूरा का पूरा प्रधानमंत्री काल भी जो है। किसी ने तो ये कहा कि गांधी परिवार ये कंफ्यूजन चाहता है ताकि हमारी वक्त बनी रहे। वही मैं कह रहा हूँ कि वो कंफ्यूजन के साथ चलते रहते कि लिंगारोन होए, ताकि आप यहाँ पर आते रहें, दर्शन देते रहें, दर्शन मत्था टेकते रहें, वो सारी बात है। लेकिन कई बार मुश्किल हो जाती है, जैसे राजस्थान में हुई, जैसे छत्तीसगढ़ में हुई, जैसे मध्य प्रदेश में हुई। अब पार्टी को तय करना है, लेकिन वाकई ये मुश्किल काम है उन लोगों के लिए। या तो ये काम वही कर सकता है जो जहाँ पर एक आदमी की बात चलती हो, डिक्टेटरशिप हो। अब आप डिक्टेटरशिप में कोई कंफ्यूजन है कांग्रेस में किसकी चलती है? सर नहीं है ना, कंफ्यूजन है, क्योंकि राहुल जी तो कई बार कहते थे कि मैं नहीं देखूंगा इस पर, चलती उनकी, और वो कहते हैं मैं नहीं तय करूंगा, तो अब क्या होगा? अच्छा,
यदि राहुल जी तय कर दें कि डीके शिवकुमार होंगे या सिद्धारमैया होंगे, जो भी होंगे, तो फाइनल हो जाएगा। तो फाइनल हो जाएगा, फिर कोई उसमें चैलेंज लेकिन वही होने तय नहीं वाला करना नहीं, चाहते। वही तय नहीं करना चाहते। यूपी की कुछ एक खबरें आपको बताता हूं मैं। बरेली की बात करते हैं। बरेली में फिर एक बार योगी जी का बुलडोजर चला। आपको मालूम है, आई लव मोहम्मद कंट्रोवर्सी, एक बहुत बड़ा विवाद यूपी से शुरू हुआ था, देश भर में फिर वो फैल गया था। और बरेली में एक रोज इसके नाम पर बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। एक भीड़ जो है सैकड़ों हजारों की निकल आई, मस्जिद के बाहर नारे लगाए, पुलिस के ऊपर हमले हुए। आरोप यह है कि पुलिस की पिस्तौल तक निकाल ली गई थी, पुलिस के ऊपर कांच की बोतलें और पेट्रोल बम वगैरह का इस्तेमाल हुआ और वो साजिश बहुत बड़ी बताई जा रही थी, जबकि वहां पर पूरी तरीके से प्रतिबंध था। फिर भी वहां लोगों को जमा किया। तौकीर रजा वहां के एक जाने माने धार्मिक नेता थे। फिर उसके बाद तौकीर रजा को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया, वो जेल में है। अब एक एक करके उनके जो सहयोगी थे सबके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। अब एक उनके साथ सहयोगी के मैरिज हॉल, वाजिद बेग इसका नाम है, उसके मैरिज हॉल पर बुलडोजर चला। वो तस्वीर है, फुल स्क्रीन ले लीजिए इसको। बताया गया है कि इस जगह बैठकर तौकीर रजा ने अपने साथियों के साथ उस रोज क्या करना है वो सारी प्लानिंग की। तो इसीलिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटर था उस पूरी विवाद का, और इसको बरेली विकास प्राधिकरण ने अब तोड़ने का काम शुरू कर दिया है कि हमारे पास इसका लेआउट और नक्शा मंजूरी के लिए नहीं भेजा गया था। बस कहा तो यही जाता है, कोई भी बुलडोजर चलाने की कार्रवाई के पीछे तर्क तो यही होता है, वजह असल जो है वो कुछ और होती है। लेकिन योगी जी का बुलडोजर चालू है और चलता भी रहेगा और चलता भी रहना चाहिए इस तरह के लोगों के ऊपर। अब तौकीर रजा अगर वहां बैठकर षड्यंत्र कर रहे हैं और उसके बाद जब नगर निगम देख रहा है कि भाई इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बिना अनुमति के बना है, परमिशन नहीं है, नक्शा नहीं है, तमाम अनियमितता है बनाने के अंदर, तो नगर निगम का काम है कि ऐसी संपत्ति जो बिना मंजूरी से बनाई गई उसे गिराया जाए, और वो नगर निगम अपना काम कर रहा है। और मुझे लग रहा है ये रुकना भी नहीं चाहिए। इस तरीके से जितने हैं, ठीक है, तौकीर रजा जिस तरीके ये से है उस रोज जो बरेली में हुआ था, बिल्कुल जिस समय तौकीर रजा के कहने पर इतना बड़ा उपद्रव हुआ था, उसके बाद प्रशासन हरकत में आया था। लेकिन अब ऐसे लोग कि जो अभी भी शांत है लेकिन भविष्य में उपद्रव कर सकते हैं, नगर निगम सारी संपत्तियों की जांच करे, जो भी अवैध हो, अवैध निर्माण हो, अतिक्रमण किया हुआ हो, कानूनी अनुमति ना हो, उन सारे के ऊपर बुलडोजर चलाए, उन्हें तोड़े। यह नहीं होना चाहिए कि भाई कोई एक घटना घटी उसके बाद आपको लगता है कि इसकी परमिशन नहीं थी, हमने तोड़ने का काम किया गया। तमाम तरीके जो अनियमितता है वो सारे उत्तर प्रदेश के अंदर करे। और मैं तो योगी आदित्यनाथ से प्रार्थना करता हूं कि वो इसके लिए एक अलग मंत्रालय बना दे, जितनी अवैध जगह है उसके लिए एक मंत्रालय बना दे, पूरा मंत्रालय ये काम करे कि पूरे उत्तर प्रदेश, बहुत बड़ा प्रदेश है, जहां जहां अवैध कब्जा हुआ है, बिल्डिंग के बनी है, वो किसी भी व्यक्ति की हो, सारे अवैध कब्जे पहले तोड़ देंगे तो वो क्राइम के बाद क्या तोड़ेंगे? फिर उसका इंतजार करना नहीं चाहिए ना, क्राइम होगा तो तोड़ा जाएगा। एक काम करें, सरकारी जमीन है, जितनी जल्दी हो सके उतना कब्जा लिया जाए तोड़कर। 2027 जो है, ये नहीं चाहते कि 2027 जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव जीत करके दोबारा सत्ता में आए। क्यों? क्योंकि सब पूरा ऐसा कौन सा शहर है जहां अवैध निर्माण नहीं है? कौन सा ऐसा शहर है दिल्ली से लेकर के पूरे देश भर में और पूरे लखनऊ वगैरह में जाने हैं, वहां के यदि तोड़ेंगे तो उसमें तो हिंदुओं का भी टूटेगा ना। महत्वपूर्ण बात है कि जब आप तोड़ने जा रहे हैं ऐसी स्थिति में, तो क्या उस समय के लोग, अधिकारी वगैरह, पुलिस, थाने, क्या वो लोग इसमें शामिल नहीं थे? उन पर कार्रवाई अलग है। तो आपने ऐसी बात कह दी, वो तो बहस ही अलग है। ये बुलडोजर कार्रवाई कोई नक्शा पास नहीं होने पर थोड़ी ना हो रही है, आप भी जानते हैं। नक्शा के कारण हुआ है। चलें कह लीजिए अवैध निर्माण इसलिए हुआ। योगी जी साहब ने जो कहा वो आपने सुना नहीं, उन्होंने बारीक लाइन में कहा कि यदि अवैध निर्माण सबको तोड़े होंगे तो हिंदुओं के भी टूटेंगे। तो बीजेपी कैसे जीतेगी फिर? तो बीजेपी कैसे जीतेगी? लेकिन योगी जी के ऊपर क्या आरोप है, उनकी सरकार या उनकी पुलिस के ऊपर? एक तो इनके बुलडोजर भी मुसलमानों पे चलता है और गोली भी मुसलमान पे चलती है, एनकाउंटर भी मुसलमान का होता है। अब मैं आपको एक खबर बताता हूं, ये बड़ा सुल्तानपुर में एक हिस्ट्री शीटर, 1 लाख रुपए का इनाम था पुलिस के, उसमें 1 लाख रुपए का इनाम बड़ा इनाम होता है। इसका नाम है सिराज अहमद। इसका एनकाउंटर हो गया और मिठाई बटी आजाद अहमद के घर में, वो भी मुसलमान था। पूरे परिवार ने मिठाई बांटी। योगी आदित्यनाथ जी को शुक्रिया अदा किया। हमें विश्वास था, ये कहा आजाद अहमद की मां ने, हमें यकीन था योगी बाबा की सरकार में ही ये काम होगा। सिराज 6 अगस्त 2023 को, जो आजाद अहमद थे, वकील थे, इनकी हत्या के बाद से फरार चल रहा था और सहारनपुर में यूपी एसटीएफ ने उसको मार गिराया। और जिस दिन इसने इस वकील की हत्या की थी, उस दिन वो व्यक्ति पिता बना था, अपने भाई को वो खुशखबरी देने के लिए पहुंचा था। वहां इस क्रिमिनल से अनबन हुई, कुछ विवाद हुआ, उसने दोनों भाइयों पर गोली चलाई, आजाद की मौके पर मौत हो गई, दूसरा भाई घायल हो गया था। तो अब क्या कहें कि ये वो मुस्लिम परिवार, जो आजाद वकील आजाद का परिवार है,
वो ये कहेगा कि नहीं होनी चाहिए थी ये कार्रवाई? वो तो बहुत खुश है, वो तो एक मिठाई चीज बांट रहा है। समझिए, जब बार बार ये कहा जाता है ना कि मुस्लिम अपराधियों को ही गोली मार दी जाती है, तो जरा ये भी सोचिए ना कि इसका मतलब मुस्लिम अपराधी ज्यादा है क्या? मतलब थोड़ा तो बोलते हो, अपराधी कैसे? आप जाति में, आप किसी मजहब पंथ में बांटेंगे तो फिर उसी हिसाब से चर्चा भी होगी। और सिर्फ सिराज अहमद की बात नहीं है, दुबे को भी तो मारा, जो भी डेजिग्नेटेड, दुबे को मारा, विकास दुबे को मारा, तो हिंदू भी था और ब्राह्मण भी था, लेकिन था अपराधी। मैं कह रहा हूं बिल्कुल मारना चाहिए ऐसे अपराधियों को। कोई भी अगर हत्यारा है, कोई भी अपराधी है, कोई दूसरे की जान लेने में हिचकता नहीं है, तो उसको कानून के दायरे में सजा दीजिए। और अगर वो पुलिस पर गोली चलाता है तो जाहिर है कि उसका जवाब फिर सामान्य तो नहीं होगा। आप वैसे कह सकते हैं किसी को भी गोली न लगे, गलती से भी न लगे, मरना नहीं चाहिए, लेकिन जो आदमी रोज मार ही रहा हो लोगों को, इस तरह से जान ले रहा हो, और मुझे इस पर ऐतराज है। और योगी सरकार में कम से कम इस मामले में, अपराधियों पर कार्रवाई के मामले में, अब कुछ आरोप भले लगते हैं कि भाई उनको बचा लिया जाता है, कुछ लोगों को दूसरे तरह से बचा लिया जाता है, लेकिन बहुतायत मामले अपराधियों के ही खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इसमें कोई चलिए, तो उसका भी उत्तर दे दीजिए। कल जामिया में जो सवाल पूछा गया, वो विवाद हुआ है कि बताइए पिछले 10 साल में मुसलमानों पर कितने अत्याचार हुए, उदाहरण दीजिए। ये बीए के स्टूडेंट से क्वेश्चन पेपर में सवाल आया। किसी प्रोफेसर को ऐसे सवाल पूछने चाहिए? प्रोफेसर साहब बताएंगे। नहीं, ऐसे सवाल पूछने चाहिए कि बताइए मुस्लिमों पर कितना अत्याचार हो रहा है। ये तो हो सकता है कि कोई ऐसा मसला हो जिस पर आप बात करते हुए किसी मसले के बारे में बात करें और कहें कि ये सामाजिक बुराई है, इससे बाहर जब हम कहानी, दोनों में फर्क है सर। जब हम कहानी कुर्सी में थे तो मेरी पत्नी ने ये भेजा, मेरे खबर भेजी आपको? खबर भेजी व्हाट्सएप पे। ये नहीं कि सस्पेंड करने वाला मुझे, कि देखो जामिया में ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में ऐसा क्वेश्चन आया है और मुझे अंदाज़ा नहीं था। और बहुत अच्छा हुआ कि जो वाइस चांसलर थे उन्होंने बड़ा स्विफ्टली एक्ट किया, और वो सस्पेंड कर दिए गए, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन आज बड़ा मीडिया में मैं देख रहा था, सोशल मीडिया में हमारे कुछ प्रोफेसर्स थे जेएनयू के, बोला दिस इज एंटी डेमोक्रेटिक एक्शन। अच्छा, कि ये एक्शन नहीं होना चाहिए था। हाँ। चलिए, दोनों पहलू हैं। पाकिस्तान की बताते हैं आपको, बड़ी अहम एक डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुई है, लेकिन रस्सी जल गई ऐठन नहीं गई, ऐसी कहावत है ना। अब आप जरा खबर देखिए। इमरान खान की पार्टी शहबाज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। देश भर में उन्होंने प्रदर्शन का ऐलान किया और यह कहा कि अब इस्लामाबाद भी घेरा जाएगा। इमरान खान ने मैसेज निकाला जेल से और अपने सहयोगियों से कहा, पूरे देश में गदर मचाने की तैयारी कर दो। शहबाज सरकार को दिन में तारे दिखने लगे। समझ में आया कि इमरान खान जेल में भले हो, लेकिन उसके समर्थक तो बाहर हैं, और समर्थक भी कम तादाद में नहीं है। एक वही नेता है जो नेता है पाकिस्तान में। अब उन्होंने बातचीत की पेशकश की है, लेकिन अकड़ के साथ। पाकिस्तान की सरकार ने कैबिनेट में यह बात कही है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, कि हम इमरान खान से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वैध मुद्दों पर बात होगी और प्रैक्टिकल बात हम करेंगे। धमकी और दबाव की राजनीति में हम नहीं आएंगे, यह बात उन्होंने कही। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने बातचीत का ऑफर खुद दिया है। शहबाज शरीफ ने वार्ता की पेशकश करते हुए कई शर्तें रखी। कहा कि पीटीआई अगर गंभीर मसलों पर बात करने के लिए तैयार है तो हम भी तैयार हैं, लेकिन हमको धमकी नहीं दे और दबाव नहीं दे। लेकिन आए तो वो दबाव में ही। दबाव था कि इमरान खान का समर्थक अगर पूरे देश में बाहर निकल आया उनके कहने पर, तो इनसे तो संभलेगा। तो इन्होंने अपनी तरफ से खुद बातचीत का ऑफर दे दिया है इमरान खान को। अब ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्यों है? क्योंकि इनका बस चले तो इमरान खान की सांस कल बंद होती हो तो आज हो जाए, ये तो ये चाहते हैं। लेकिन ठीक है कि नहीं कर पा रहे किसी वजह से। अब इनको लगता है कि इमरान खान को मैनेज करना पड़ेगा किसी तरीके से। और इमरान खान के बारे में हमने आपको एक खबर बताई थी कि उनकी अपनी बहन से जो आखिरी बातचीत हुई थी, उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग जो था वो कुछ पत्रकारों ने देखा है, और उन्होंने ये दावा किया था कि इमरान खान तो इस बात में मानते हैं कि एक दिन इंकलाब आएगा, यहाँ लाखों लोग जेल के बाहर आ जाएंगे और मुझे जेल से छुड़ा करके ले जाएंगे। तो ये बातचीत तो इन्होंने रिकॉर्ड करवाई थी, तो इनको मालूम होगा कि इमरान खान के इरादे तो ये हैं। वो हो ना, वो अलग बात है, लेकिन इमरान अपनी ताकत सड़क पर दिखाने से बच नहीं रहे, वो ये करना चाहते हैं। और अडियाला जेल तो इनकी पार्टी का वैसे हेडक्वार्टर सा बन गया है, रोज वहां प्रदर्शन होता है। इमरान खान की बहनें रोज वहां पहुंचती हैं, क्योंकि अभी जो लास्ट मुलाकात महीना भर पहले कराई गई थी, शायद 2-3 हफ्ता पहले, उसके बाद से फिर वो बातचीत, वो उनकी मुलाकातें नहीं हो रही हैं। तो उनकी बहनें जो हैं, अलीमा खान, नौरीन खान, उज़्मा खान, अब इन्होंने एक बार फिर जो है रावलपिंडी में धरना दिया, अडियाला जेल के बाहर फिर जाकर के वो बैठे और पाकिस्तान की सरकार पर आरोप लगाया कि ये 8 फरवरी तक इसने हम पर प्रतिबंध लगाया है मुलाकात का, अपने भाई से मिलने नहीं दे रहे हैं। जाने उसके साथ ये क्या कर रहे होंगे, इनकी बात सुन लीजिए।
आप गौर से सुने, वो कह रहे हैं कि मैं जिद्दोजहद कर रहा हूँ पाकिस्तान के लिए, और उसके लिए जब आप खौफजदा होते हैं जिंदगी के लिए, अपने माल के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो फिर क्या होता है, आप डर जाते हैं और आप डील इन चीज़ों पे करते हैं। इमरान खान कहते हैं इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए बड़ा मकसद है और बहुत बड़े मकसद के लिए अंदर बैठे हुए हैं, और कहते हैं क्योंकि हमेशा खदशात होते हैं, अगर खदशात ये नहीं होते मार डालने के, वो शहादत अल्लाह ताला, वो कहते हैं मैं शहादत कबूल कर लूँगा, लेकिन अपना जो हक के लिए जिसके लिए खड़ा हूँ उस पर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगा। और देश भर में प्रदर्शन शुरू भी हो गए इमरान खान के समर्थकों की तरफ से। एक तस्वीर कराची की होगी आपके पास, वो दिखा दीजिए। कराची में महिलाओं की लीडरशिप में एक मार्च निकाला गया और वहाँ वो वहाँ पर वो नारे जो है ये लगा रहे थे, सबका मतलब कुछ लाया, और सबका यार और सबका जिगरी इमरान खान, सबका जिगरी सबका यार इमरान खान, इमरान खान, ये नारे वहाँ पर जो हैं वो लग रहे थे। एक बार ये भी सुनिए। कैदी नंबर 804, कैदी नंबर, हाँ, सबका जिगरी सबका यार, कैदी नंबर 804, क्योंकि इमरान खान का नाम लेने पे पाबंदी है पाकिस्तान में, जेल डाल देगी पुलिस आपने किसी ने इमरान खान का नाम ले दिया तो इस तरीके से हाथों में तस्वीर लेकर अब ये एक सिलसिला शुरू हो गया है। तो ये है असल में शहबाज शरीफ का डर। सर, शहबाज शरीफ कैबिनेट से ये ऑफर देता है इमरान खान को कि बात करने के लिए हम तैयार हैं, क्या बताता है ये? सर, उस दिन आपको याद हो हम लोग इसी पर चर्चा कर रहे थे, तब मैंने कहा था कि ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती है, तभी उसका दबाव बनता है कि आप प्रदर्शन करते रहें तो बातचीत के लिए दबाव बनता है, और वही दबाव है, केवल बातचीत के लिए वो तैयार हो गया ऐसा नहीं ना। सड़क पर जब जनता आ जाती है तो कोई भी सरकार हो, कोई भी तानाशाह हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, वो दबाव में आता ही है। ये दबाव साफ साफ दिखाई दे रहा है शहबाज सरकार पर कि सड़क पर हर दिन इतने लोग, हजारों हजार लोग पाकिस्तान में अलग अलग इलाकों में भी आ रहे हैं, और उस दबाव के बाद, और इसीलिए इमरान खान ने भी ये रास्ता निकाला कि मान लीजिए केवल प्रदर्शन करते रहते और बातचीत के लिए कहीं तैयार नहीं होते तो भी रास्ता तो उनका नहीं सुलझता ना, उनको तो जेल में रहना पड़ता। इमरान ये ऑफर ले लेंगे, इमरान ये ऑफर ले लेंगे कि बातचीत हो सकता है उसमें शर्तों पर ये बात होगा, ये होगा, वो इतना आसान काम नहीं है। दोनों चीज़ें होती है, सरकार होती है वो दबाव अलग तरीके से बनाती है। अब वो कितनी ज़्यादा ताकत के साथ प्रदर्शन करके अपनी एकजुटता बताकर कितना दबाव सरकार पर बना सकते हैं, लेकिन ये रास्ता, मुझे यही रास्ता लगता है जिस पर आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन जैसे वो होता है ना कि कौन पहले पलकें झपकाएगा, हु ब्लिंक्स फर्स्ट, ये सरकार पहले जो है उसने पलक झपका दी। क्या ये शहबाज का ऑफर है या मुनीर का? मुनीर का ही सर, मुनीर का ऑफर है। थैंक यू फॉर करेक्टिंग अस, मुनीर ही है। स्वाभाविक तौर पे जो इमरान खान के समर्थक आज जो सड़क पर आए, जिसकी चर्चा हम लोग बार बार कहानी कुर्सी में कर रहे थे कि यदि इमरान खान को निकलना है, जेल से बाहर निकलना है और वाकई कोई परिणाम अपने पक्ष में पलटना है, तो इसके लिए आवश्यक होगा कि पीटीआई के लोग सड़कों पर उतरे, और जितना ये विरोध उग्र होगा, जितना ये प्रदर्शन उग्र होगा, जितना ये प्रदर्शन तेज होगा, उतना ही मुनीर के लिए ये संकट पैदा करेगा, क्योंकि दुनिया की नजरें भी है इस सारे प्रदर्शन पर होगी। ये ओपिनियन बिल्डिंग का काम करेगा इमरान के पक्ष में। इमरान के समर्थक विदेशों में बैठे हैं, वहां वो लॉबी कर रहे हैं उसको बाहर निकालने के लिए, तो फॉरेन पावर्स का भी दबाव पड़ता है। अब एक खबर पाकिस्तान की आपको और मैं बताता हूं, ये देखिए, मतलब ये होती है मक्कारी। पाकिस्तान के पास कोई रुपया पैसा नहीं है, इकोनॉमी ग्रो नहीं, 2% ग्रो करती है पाकिस्तान की इकोनॉमी। क्या होगा, इतनी बड़ी उनकी नौजवान बेरोजगार आबादी है। अब खबर ये आई कि इन्होंने अपनी जो नेशनल एयरलाइंस, जैसे हमारे यहाँ एयर इंडिया थी, इनके यहाँ पर थी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, उसकी नीलामी कराई, नीलामी हो गई, और नीलामी सरकारी कंपनी की नीलामी करानी इसलिए पड़ी क्योंकि ये उसकी शर्त थी IMF की कि हम तुमको जो $7 अरब का कर्ज दिया है, तो पहले तुम अपने ये सरकारी घाटे की कंपनियों को बेचो। अब ये आरिफ हबीब ग्रुप ने 4,320 करोड़ रुपए में PIA खरीद ली। 4 बिडर आए थे, उसमें एक फौजी फाउंडेशन भी था, यानी आसिम मुनीर खुद ही फौज थी, वो प्रोसेस से पहले बाहर हो गई। अब इसमें खेल समझिए आप कि इनको लगता है सारी दुनिया बेवकूफ है और सारे अकलमंद जो हैं वो इनकी सरकार में है। ये इस एयरलाइन को नीलाम नहीं करना चाहते थे, ये IMF का दबाव था, शर्त थी, क्योंकि कर्ज की अगली किश्त नहीं वो देता, इसीलिए ये करना पड़ा। अब ये बेवकूफ कैसे बनाना चाहते हैं उसको? फौजी फाउंडेशन क्यों अलग हुआ बिडिंग से? क्योंकि बिडिंग की शर्त ये थी, पहले वो 4 ही बिडर थे, 4 में से एक था, तो पहले सोचा होगा ना बिडिंग में, मतलब ऑफर में जाने से पहले। लास्ट मोमेंट पर वो जिस दिन एक दिन बचा था उस दिन वो अलग हुआ। क्यों?
क्योंकि बिडिंग में शर्त यह थी कि एक बार अगर आपने बिडिंग में हिस्सा ले लिया और आप बिडिंग हार गए तो उसके बाद कभी इस एयरलाइन की फ्यूचर मैनेजमेंट में आप शामिल नहीं हो सकते। मान लीजिए अब जिस ग्रुप ने खरीदा है वो कंसोर्टियम बना ले, कुछ बना ले, तो उसमें नहीं होंगे, वो उसमें जुड़ नहीं सकते थे। ये शर्त थी इसकी, उनको उसमें रहना था। ये 75% हिस्सेदारी बिकी है, 25% पाकिस्तान की सरकार के पास है। अब जो लोग पाकिस्तान को जानने वाले वो ये कह रहे हैं ये 25% अभी इनके पास है, 75% एक प्राइवेट ग्रुप को दे दी और फौजी फाउंडेशन उस ग्रुप के साथ हाथ मिलाएगा और मैनेजमेंट चलाएगा फौजी फाउंडेशन। यानी पाकिस्तान की फौज इसके मैनेजमेंट में बनी रहेगी। वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि नेशनल कैरियर उनके हाथ से निकल जाए। त्रिपाठी जी, नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरह की तकनीकी बातें और आर्थिक एक दूसरे की क्रॉस शेयर होल्डिंग और कैसे क्या है, ये सब बातें आप पाकिस्तान के संदर्भ में कर रहे हैं, मुझे बड़ा तकलीफ हो रही है। इतना कहाँ वो दिमाग लगाते हैं भाई? अरे भाई पैसा आ रहा है, जो करना है कर देंगे। करना तो अंत में सेना को ही है, करना तो अंत में उन्हीं लोगों को आपस में मिल बैठकर बांट लेना है। तो चाहे एयरलाइन सरकार के हाथ में रहे या किसी जो प्राइवेट पार्टी है उसके हाथ में चला जाए या फौजी फाउंडेशन के हाथ में, उससे बहुत फर्क नहीं। असली बात क्या है कि क्या ये कर्ज की किस्त लेने के बाद भी ये वाली एयरलाइंस भी चल पाएगी? क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें ये एयरलाइंस भी बचेगी क्या? क्योंकि अभी तो हम लोग कहानी कुर्सी की लगातार क्या चर्चा कर रहे हैं, कभी इनका पायलट कहीं उतर जाता है, कहीं पूरा का पूरा क्रू कहता है कि हमको नागरिकता दे दीजिए कनाडा में जाके। तो ओवरऑल स्थिति कहें वो बहुत खराब है और अभी भी शायद ये समझ नहीं रहे हैं अमेरिका इनको अफगानिस्तान बना के मानेगा। वो चाहता है कि एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जोन रहे, एक ऐसी स्थिति रहे जिसमें अलग अलग समय पर अलग अलग सुपर पावर्स अपने प्ले करेंगी। हमारे लिए इसमें बस ये है कि हम कैसे अपने हिस्से को सुरक्षित करें और जो पाकिस्तान के हिस्से वाला जम्मू कश्मीर है उसको जल्दी से जल्दी वापस लें, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। अच्छा, खरीदने वाला भी गुजराती है सर? खरीदने वाला भी मूल रूप से गुजराती है। मूल रूप से गुजराती है। जूनागढ़ के हबीब साहब के जो दादाजी थे वो गुजरात के, तो बटवारे में फिर वो गए थे यहाँ की अपनी संपत्ति छोड़ के, तो किसी एक गुजराती नहीं खरीदा है, जो पूर्वज गुजराती है हबीब साहब के, जूनागढ़ के थे वो, फिर वो बाद में कराची चले गए बंटवारे के बाद। तो खरीदने वाले गुजराती है, गुजराती ने खरीद ली पाकिस्तानी एयरलाइन। हिंदुस्तान से जुड़ी ये भारत में ऑफर होता तो पता नहीं कितने अरब कितने लाखों लोग हैं जो इसको खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। 115 अरब। लेकिन एक जानकारी मैंने भारत से जुड़ी हुई भी एयरलाइंस को लेकर कि भारत में सरकार ने जब से एयर इंडिया को बेचा है उसके बाद से रिकंसिडरेशन हो रहा है कि भारत सरकार की भी एक मतलब इंडियन एयरलाइन होनी चाहिए और उसको बहुत गंभीरता से विचार और बहुत जल्दी शायद आपको मिल सकती है। चले अगली खबर। अभी जो हालात हैं उसमें रेगुलेटर के तौर पर भी काम कर सकता है। अच्छा, अगली खबर मैं आपको बता रहा हूँ। एक बयान वहां की पत्रकार है आरजू काजमी का, वो सुनाएंगे। वह ये था, आपको मालूम है कि अभी कल इनके एक नेता फजलुर रहमान ने, जो धार्मिक नेता है, पॉलिटिकल नेता भी, उन्होंने एक बयान दिया था कि भाई ये तालिबान से, तुमने तालिबान पे काबुल पे हमला क्यों किया, फिर तो तुम भारत के पाकिस्तान पे हमले को जस्टिफाई कर रहे हो, क्योंकि वो भी यही कह के हमला करता है कि यहाँ से हम पाकिस्तानी लोग वहाँ दहशतगर्दी करते हैं, तुमने काबुल पे हमला करके आरोप लगाया। अब खबर यह है कि आरजू काजमी जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि ये जो आसिम मुनीर ने कहा था कि अल्लाह ने मदद कर दी हमारी ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में, वो जो ऑपरेशन सिंदूर जिसको हम कहते हैं, अल्लाह ने मदद की हमको उसमें, तो उन्होंने एक बड़ा वैलिड सवाल पूछ लिया। उन्होंने कहा कि ये भारत के साथ जब लड़ाई होती है तो अल्लाह हमारे साथ है, क्योंकि वो काफिर है, तो वहाँ तो तुम काफिर वाला चूरन भेज देते हो अपनी जनता को। ये टीटीपी, इनके शब्द हैं, उनके शब्द हैं ये टीटीपी वाले, तहरीके तालिबान पाकिस्तान वाले जब चाहते हैं हमारे कान के नीचे बचा के चले जाते हैं, तो तब हमारी मदद क्यों नहीं करता अल्लाह? नहीं, गाजा में क्यों नहीं अल्लाह? सुनिए बात, सुनिए आरजू काजमी की बात। पाकिस्तान के इस वक्त के फील्ड मार्शल और साथ साथ कह लीजिए कि आर्मी चीफ भी इस वक्त हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब, उनका कहना ये है कि जी जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रिसेंटली जो क्लैशेस हुए हैं उसके बारे में थी, जनरल साहब का कहना ये है कि जी वहां पर जो है वो कोई खुदाई मदद आई है। अब खैर कई लोगों का कहना ये भी है कि चले ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि कोई खुदाई मदद आ गई और इस तरह से हम, वरना भारत जैसी बड़ी कंट्री से जीतना जो है वो कोई मजाक तो नहीं था, या लड़ना भी जो है वो कोई कह लीजिए कि मजाक नहीं है। अगर भारत से आप लड़ते भी हैं तब भी एक बहुत ही मुश्किल मरहला होता है, बहुत ही मुश्किल एक सिचुएशन हो जाती है पाकिस्तान जैसी कंट्री के लिए। अगर हम बात ये करें
कि अगर ये खुदाई मदद आई, जैसे कि हम जाहिर अब कौन चैलेंज पे कि भाई इस वक्त के फील्ड मार्शल भी हैं, आर्मी चीफ भी हैं और भी पता नहीं क्या क्या हैं, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब तो वैसे उनके आगे हाथ बांध के खड़े रहते हैं कि जी सर जो आप कहें वही होगा। हर तरह के मेडल वेडल और अपनी प्रमोशन सब करवा चुके हुए हैं वो, लेकिन साथ ही उनका ये कहना कि जी कोई खुदाई मदद आ गई थी जिसकी वजह से बहुत जबरदस्त तरीके से, यानी खुदा भी उस वक्त जो है वो पाकिस्तान के साथ था और इस वजह से हम भारत से जीते। तो फिर मुझे पूछना ये था कि ये खुदाई मदद जो है ये अफगानिस्तान के वक्त कहाँ चली जाती है? जिस वक्त अफगानिस्तान से हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं, टीटीपी के अटैक चल रहे हैं, टीटीपी वाले रोज कान के नीचे 2 लगा के जा रहे हैं, ऐसे में वो खुदाई मदद हमें क्यों नहीं मिल रही? भारत के वक्त तो हम एक काफिर वाला भाई पहले तो इनकी सर प्रशंसा करनी पड़ेगी, पाकिस्तान में रहकर इस किस्म की बातें कह देना, इस तरीके से बोलना और खुलकर आसिम मुनीर के खिलाफ बोलना। अरे बात तो वो ठीक ही पूछ रही हैं, सीधा पूछा है। टीटीपी वालों की तरफ क्यों नहीं, साथ लड़ाई में क्यों नहीं मदद आती? सारी बातें ठीक बोलती है, मतलब सरकार से सारे प्रश्न बराबर पूछती है, लेकिन इस बात में इतना स्पष्ट पूछ लेना कि भाई जब भारत से युद्ध लड़ते तो आप कहते हो कि आप अल्लाह आपकी मदद के लिए आ रहे हैं, लेकिन जब तालिबान से और टीटीपी से आप लड़ते हो और वो बताया कि काहे के नीचे 2 बजा के चला जाता है, लेकिन तब आपके लिए अल्लाह बचाने नहीं आते, तो सीधे सीधे आसिम मुनीर से उसने जो जिस तरह से प्रश्न उठाया है वो पूरी सेना को, सरकार को कटघरे में खड़ा करा है। मुझे लग रहा है बहुत बहादुरी की बात है कि पाकिस्तान में रहकर इस तरीके से सरकार से प्रश्न पूछ लेना और एक्सपोज करना, वहां भला एक डिक्टेटर को एक्सपोज किया है कि आप किस तरीके से देश के अवाम से आप झूठ बोल रहे देश के अवाम से, पूरा एक्सपोज किया आसिम मुनीर को उसने। अब आसिम मुनीर की बात आपको बताता हूं, 2-3 चिंताजनक खबरें, मैं तो इनको ऐसे कहूंगा। पहले तो ये सऊदी अरेबिया भी जब गया था, हाँ ये तस्वीर गले में एक, और वो पुराने वाला विजुअल चलेगा, गले में एक वो ग्रीन कलर का आपको एक दिख रहा है ना, ये एक मेडल है, और जो यहाँ तो जगह बची नहीं, वो तो जितने पीतल के लगा सकते थे लगा लिए, हाँ फील्ड मार्शल बनने के बाद तो गले में एक लटका लिया। सऊदी अरब ने, सीरियस नोट, सऊदी अरब ने इनको अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार वो दिया है, किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस, ये अवार्ड इनको जो है वो दिया गया है। और सऊदी अरब से इनका भी एक ये समझौता भी हुआ था कुछ नेटो जैसा कि हम पे हमला तुम पे हमला एक माना जाएगा, दूसरा देश मदद के लिए आएगा। इशारों में पाकिस्तान ने ये भी कहा था कि हम न्यूक्लियर जो हमारे वेपन्स हैं वो भी हम शेयर कर सकते हैं सऊदी अरब के साथ। तो उसके बाद इनको जो है ये अवार्ड अवार्ड यहां मिला और दिल से प्रशंसा निकली ट्रंप ने बोला कि उन्होंने एक बार फिर कहा कि मैंने भारत पाकिस्तान की जंग रुकवाई, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, और फिर उन्होंने कहा एक बहुत काबिल उनका जनरल है, नाम तो उनको याद रहेगा नहीं, आसिम मुनीर का नाम याद रहेगा, उन्होंने कहा एक बड़ा काबिल उनका जनरल है, उसने मुझे कहा कि आपने न्यूक्लियर वॉर रुकवाई है और 10 लाख लोग मारे जाते कम से कम, 1 करोड़ लोग, सॉरी 10 मिलियन बोला, 1 करोड़ लोग मारे जाते, तो वो जंग मैंने रुकवाई, वो मुझे पाकिस्तान के जनरल ने मुझे कहा कि इसके लिए आपको थैंक यू। नोबेल मिलना चाहिए। Think of it, we stopped a potential nuclear war between Pakistan and India, and the head of Pakistan, highly respected general, he's a field marshal, and also the Prime Minister of Pakistan said President Trump saved 10 million lives, maybe more, by getting that war. 8 planes were shot down. That war was starting to rage. And he actually said the other day that President Trump saved 10 million lives, maybe more. So we solved all these wars. The only one I haven't solved yet is Russia, Ukraine. देखिए आसिम मुनीर, हम लोग कुछ आते हैं, हम लोग मजाक तो भी करते हैं, लेकिन गंभीर बात यह है कि आसिम मुनीर ने पहले पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया और अब वो जो है दुनिया भर में घूमता फिर रहा है और दुनिया भर में अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने की कोशिश कर रहा है, खासकर मुस्लिम वर्ल्ड में, क्योंकि ट्रंप को तो वो पहले ही वो बक्से में कुछ बेचा आया है, तो अब वो मुस्लिम दुनिया में भी लगा, कभी लीबिया, कभी सऊदी अरेबिया, कभी कहीं यूएई, कभी कहीं। आसिम मुनीर का दर्जा जो अब आज से 1 साल पहले था जब वो बना था जनरल आर्मी चीफ, तब से और अब में उसमें जमीन आसमान का अंतर आ गया है उसकी प्रोफाइल में। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है और भारत को इस मसले पर थोड़ा सतर्कता से उन जगहों पर थोड़ा वार करना चाहिए जहां ये अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहा है। ये सामान्य नहीं है, ठीक है, मुस्लिम कंट्रीज के बीच में इस तरह का होता है और तुर्की और पाकिस्तान हमेशा उनके लिए एक रहते हैं कि किस तरह की चीज़ है, लेकिन भारत को डिप्लोमेटिकली अब इसको आइसोलेटेड करने की कोशिश,
भारत के लोग जब जाएं तो उसमें टेररिज्म और टेररिज्म में भी पहलगाम का जिक्र हो, पाकिस्तान का जिक्र हो, इसकी कोशिश, और उस बहाने से कुछ और ऐसे जिसको हम कहते हैं बयान के तौर पर, एक्शन के तौर पर, ट्रेड ट्रीटी के तौर पर वो नजर आनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान इसका दुरुपयोग कर रहा है। पाकिस्तान दुनिया भर में जिस तरह से घूम रहा है और असीम मुनीर जिस तरह से काम कर रहा है, और वो एक जो दूसरी ड्राइव पर निकला है कि इसके साथ साथ वो कह रहा है कि हम आपको जो डिफेंस के मसले पर है आपके साथ खड़े हुए, जो देश कभी लड़ नहीं पाया, जीत नहीं पाया, जो दूसरे के हथियारों पर निर्भर है, अगर वो ये बेच ले रहा है तो ये अच्छा नहीं, इस पर भारत को काउंटर करना ही चाहिए। अब ये जो बात सर मैं आप ही के पास आ रहा था, ये खबर बता दूं मैं, क्योंकि जहां से उन्होंने छोड़ा वही जुड़ती है खबर, वो लीबिया वाले शॉट्स चलाएगा मीटिंग वाले। कल हमने आपको बताया था वहां उसने कैसे मौलानाओं की तरह बातें की कि अल्लाह ने कहा है खूब ताकतवर बनो, जितने मुस्लिम मुल्क हैं वो सब लोग ताकत जमा करें और अल्लाह के दुश्मनों के दिलों में जो है दहशत पैदा करें। ये लीबिया गया हुआ था। खबर कल की ये है कि लीबिया के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। प्राइवेट जेट था, तुर्की की राजधानी अंकारा से टेक ऑफ हुआ, कुछ देर बाद ही हादसे का शिकार हो गया। लेकिन ये वो सेना प्रमुख नहीं है जिनसे आसिम मुनीर मिला था। लीबिया में दो सरकारें चलती हैं, सिविल वॉर है। वेस्ट जो लीबिया है वहां जो सरकार है उसकी सेना के प्रमुख की मौत हुई है तुर्की में से टेक ऑफ करते ही। और ये जिनसे मिला था, जिस व्यक्ति से आसिम मुनीर लीबिया जाकर के, उसके पास ईस्ट और साउथ लीबिया जो है वो उसके कब्जे में है। लेकिन यूएन मान्यता प्राप्त वो फैक्शन है जिसके सेना प्रमुख की आज मौत हुई है, और जिनको ये हथियार बेच के आया उसको यूएन चार्टर, अभी फिलहाल यूएन के प्रतिबंधों की वजह से हथियार बेचना मना है, आर्म्स एम्बार्गो लगा हुआ है, उसके बावजूद वो वहां जाके हथियार बेच के आए। ये बड़ी बात जो त्रिपाठी जी कह रहे थे। तो ये सर कुछ मुस्लिम दुनिया का भी रीअलाइनमेंट है ये? नहीं, मैं देखिए मुस्लिम दुनिया का रीअलाइनमेंट बहुत जोरों से है, और ख़ास करके जब से इजराइल ने गाजा के अंदर जो ये किया है उसके बाद से आप रीअलाइनमेंट आप देखने को आपको मिलेगा। डिफेंस डील तक जो नाटो जैसा जिस पैटर्न का सऊदी अरब ने किया वो एक गंभीर बात है, और गंभीर इसलिए शुरू में लोगों ने कहा, डिप्लोमेट्स वगैरह लोगों से बात हुई तो कहा कि देखिए वो स्थिति तक जाएगी ही नहीं। लेकिन जब आपका पेपर पर पड़ जाता है तो सबसे ज़्यादा आर्थिक तौर पर जो कमजोरी है पाकिस्तान की, हम उसको भी तो युद्ध में भुनाते हैं, और वो बहुत बड़ी चीज़ है कि भाई कोई उसको आर्म्स देने के लिए नहीं तैयार होता है। अमेरिका दे देता है, लेकिन चाइना देने से पहले 10 कंडीशंस लगाता है। यदि उसको सऊदी अरब जैसा एक संपन्न देश जो है वो उसके साथ आकर के खड़ा हो जाता है तो भारत के लिए मुसीबतें बढ़ जाती हैं। दूसरी बड़ी बात है जो बांग्लादेश में हो रहा है, बांग्लादेश के अंदर भी ऐसा ध्यान में आ रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के अंदर भी जिस प्रकार से सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने डील किया है उसी प्रकार का डील जो है वो पाकिस्तान समझौता हो सकता है दोनों के बीच में, गुंजाइश है, और बात बहुत आगे बढ़ गई है। yes. और जिसको कहते हैं कि न्यूक्लियर प्रोटेक्शन देने की भी बात उसमें चल रही है। यदि ऐसा होगा तो कल इसी बात पर चर्चा रही थी, भारत को इसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश है। जैसे बस से एक लाइन जोड़ूंगा, जिस प्रकार से रसिया ने यूक्रेन में नाटो को प्रीएम्प्ट किया, समय रहते भारत को कुछ न कुछ करके इसको प्रीएम्प्ट। सर आपने बहुत अच्छी बात की, खबर बता दी आपने। एससीओ की बैठक में भी चर्चा हो गई, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना को तीनों नहीं, ये जो बात कह रहे हैं सर, ये सऊदी अरब पाकिस्तान की तर्ज पर पाकिस्तान बांग्लादेश में समझौता, ये खबर है, और उसमें मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ट्रेनिंग, इंटेंस इंटेलिजेंस शेयरिंग पर एससीओ की बैठक में अलग से पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश में बैठक हुई है। तो ये गंभीर बात है, और भारत की कोशिश ये है, क्योंकि हमारा शेख हसीना तो चुनाव नहीं लड़ सकती, तो बीएनपी पे भारत दाव लगा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है बीएनपी पर कि खालिदा जिया की पार्टी जो है वो किसी तरह चुनाव में मजबूत हो और चुनाव जीते, क्योंकि वो फिर भी ट्रेडिशनल पार्टी है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, भारत के साथ वो संबंध खराब नहीं करना चाहेगी। अब थोड़ी सी इंटरनेशनल क्लास आपकी लेते हैं, पहले ज्योग्राफी का इम्तिहान होगा। प्रोफेसर साहब, कहाँ है ग्रीनलैंड? सर ग्रीनलैंड नक्शे में ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम है। क्यों सर? हमारे लिए, हम बालक है ना। ग्रीनलैंड चाहिए ट्रंप को, भोले मन से पूछ लीजिए। ग्रीनलैंड एक तो दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक है, और आर्कटिक ओशन में बसा हुआ, मतलब यूरोप और अमेरिका के बीच में ग्रीनलैंड है। मैप है हमारे पास, वो मैप दिखा दीजिए जरा, इतनी ठंडी जगह है ये, ठीक है। यहाँ पर एक आर्मी बेस भी है, ये देखिए खूबसूरत है वैसे। यहाँ पर एक यूएसए का आर्मी बेस भी है, लेकिन ये आता है डेनमार्क में, मतलब डेनमार्क की कॉलोनी हुआ करता था। ये देखिए आप, ये देखिए, ये यूनाइटेड स्टेट्स, ऊपर ग्रीनलैंड, और ये आपके नक्शे में दाईं तरफ यूरोप है, उसी में छोटा सा देश है डेनमार्क।
लेकिन अमेरिका के थोड़ा सा ऊपर पड़ता है नॉर्थ की तरफ। तो ट्रंप ने कहा मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। क्यों? ग्रीनलैंड में खनिज है, तेल है, प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। अमेरिका यहां पर जो है अपनी रडार लगाना चाहता है, यहां पर अपनी बड़ी आर्मी की व्यवस्था करना चाहता है, अपनी मिसाइलें भी लगाना चाहता है। तो ट्रंप से सवाल हुआ कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने कहा, पहले ये कहा, जब पिछले कार्यकाल में आए थे तब भी कहा था कि ग्रीनलैंड तो यूएसए का होना चाहिए, तो उस वक्त तो कुछ कर नहीं पाए। अब इन्होंने फिर एक विशेष दूत नियुक्त कर दिया। आज ट्रंप जिस देश जहां के लिए विशेष दूत नियुक्त कर देते हैं वो समझो कि उससे कोई डील होने वाली है। तो इन्होंने ग्रीनलैंड के लिए विशेष दूत नियुक्त किया। तो डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने, वहां के विदेश मंत्री ने, सबने बड़ा ऐतराज किया कि भाई वो हमारा हिस्सा है, ऑल्दो ऑटोनॉमस है, लेकिन वो फिर भी माना जाता है कि वो डेनमार्क का है। तो इन्होंने कहा कि वो वहां के लोग तय करेंगे उनको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, ये कोई आप नहीं तय कर सकते हैं। वहां रेफरेंडम भी हुआ था इसी साल, और उसमें उन्होंने ये कहा था वहां के लोगों ने कि हम आजाद होना चाहते हैं, मतलब आजाद मुल्क बनना चाहते हैं, लेकिन हम अमेरिका के साथ नहीं जाना चाहते। ये उस रेफरेंडम में उन्होंने कह दिया। तो अभी भी वो डेनमार्क का हिस्सा है। तो बहुत नाराज है डेनमार्क। डेनमार्क ने ये कहा कि आप तो अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ते, अपने दोस्तों पर आप अपनी ताकत से उनके हिस्से पर कब्जा कर लेना चाहते हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि ये सवाल जो है मिनरल्स का नहीं है, ये सवाल है सुरक्षा का, क्योंकि यहां पर रूस के और चीन के जहाज घूमते रहते हैं और मेरे नजदीक है ग्रीनलैंड, तो मैं ये इसलिए स्वीकार नहीं कर सकता, तो मुझे यहां पर ये मुझे अपने देश में मिलाना है। दिक्कत यह है कि ग्रीनलैंड आज़ाद भी नहीं हो सकता। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आबादी नहीं है। कितने लोग रहते हैं ग्रीनलैंड में? 57,000, ओनली 57,000। तब भी वो एक ऑटोनॉमस जगह है और बहुत बड़ी जगह है, छोटी जगह नहीं है। इलाका बहुत बड़ा है, लेकिन बैरन है, क्योंकि वो वहां टेम्परेचर बैरन, केवल बर्फ ही बर्फ, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है ना वो अलाउ नहीं करती है जगह नहीं है। लेकिन फिर भी है तो एक वो स्वायत्त जगह, और फिलहाल डेनमार्क के अंदर आता है। सुनिए, ट्रंप कह रहे हैं कि अब डेनमार्क तो ये ग्रीनलैंड तो चाहिए, और वो भी नाटो का मेंबर है। और डेनमार्क नेटो का मेंबर है। ट्रंप को सुनिए। We need it for we need Greenland for national security. Not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. We need it for national security. We have to have it. And he wanted to lead the charge. So we're making him, Marco, today, a special envoy to Greenland. Greenland's a big deal. सर, क्या कहानी, क्यों चाहिए ग्रीनलैंड ट्रंप को? वो जिस बात के लिए मना कर रहे हैं, ग्रीनलैंड को यदि आप उसके पूरे एरिया को देखेंगे तो वो मिनरल्स के हिसाब से बहुत रिचेस्ट लैंड्स में से है। अच्छा। और नेचुरल गैस के हिसाब से भी। यदि सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो आप अपने मैप पे बता रहे हैं कि 5,000 किलोमीटर दूर है अमेरिका से। तो ऐसी सुरक्षा उनको क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए? रशिया क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। और वो जो एयर सेफ्टी की बात कर रहे हैं, वो तो अमेरिका भी उस पर काम कर सकता है ना। लेकिन उनको रिच, और ट्रंप साहब को आप देख रहे हो वेनेजुएला से ग्रीनलैंड तक। हाँ, मुझे वेनेजुएला भी चाहिए और मुझे ग्रीनलैंड भी चाहिए। तो वो उनका मकसद तो शुद्ध दादागिरी है और बिजनेस है, पैसा है। उसको दुनिया के रेयर अर्थ तत्वों का 25% ग्रीनलैंड में है। ये इतना आसान काम नहीं है। डेनमार्क जिस तरह से नेटो का मेंबर भी है, डेनमार्क खुद भी अपने आप में एक अच्छी व्यवस्था वाला देश है, कोई कमजोर उस तरह से नहीं है, तो वो आसान नहीं है। लेकिन ट्रंप साहब की तो आदत है कि वो दादागिरी करें और दबाव बनाए, धीरे धीरे करते रहें, फिर रडार लगा देंगे, फिर कुछ और करेंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा जिसको मैंने वहाँ विशेष दूत नियुक्त किया है, वो उनका किसी राज्य का गवर्नर है, उन्होंने कहा वो मेरी तरह का आदमी है, डील मेकर है, तो वो डील कर लेगा। डील की बात है ना, तो डील सुरक्षा के लिए नहीं होती ना, डील तो अपने अलग तरीके से। मैं बता रहा था आपको, डेनमार्क में दुनिया के रेयर अर्थ तत्वों का जिसका सबसे बड़ा जिसका मास्टर चीन है, उसका 25% दुनिया का भंडार जो है ग्रीनलैंड में होने का अनुमान है। और 21 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, 21 लाख वर्ग किलोमीटर, आबादी केवल 57,000 है। और इन्होंने एक बार ये पेशकश भी की थी कि हम खरीद लेंगे तुमसे, खरीद लेंगे। जैसे आपको मालूम है रशिया का पार्ट हुआ करता था अलास्का, उसको भी अमेरिका ने खरीद लिया, यूएसएसआर का पार्ट था। ऐसे इसको भी खरीदना चाहते हैं। अगली खबर पर चलिए, आइए चलते हैं। ये हमसे जुड़ी हुई खबर है और बहुत महत्वपूर्ण खबर है। हजारों लोग परेशान हैं इस वक्त भारत में अमेरिका जाने के लिए। अमेरिका में जो H1B वीजा पर हमारे यहाँ के लाखों लोग नौकरी करते हैं, उनके बहुत से लोगों के वीजा रिन्यू होने थे। वीजा रिन्यू होने के लिए आपको अपने देश में आना पड़ेगा, जहां से वीजा लेते हैं आप। तो वहां से लोग भारत आ गए वीजा लेने के लिए। बहुत सारे लोग, बीवी बच्चा पीछे छोड़ा है,
बीवी भी कई लोगों की H1B वीजा पे काम कर रही है, बच्चे अमेरिका के स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको छोड़ के वो यहां आ गए। यहां आगे पता लगा कि अपॉइंटमेंट जो मिली हुई थी एम्बेसी में H1B वीजा रिन्यू करने की, अपॉइंटमेंट हो गई रद्द, और अपॉइंटमेंट दी अगले 6 महीने बाद की, किसी को अप्रैल की, किसी को मई की, किसी को कब की, मई के बाद। मैं एक पर्सनल इसमें जोड़ दूं आपको बात, आप इसको पूरा कर दे फिर मैं बताता हूं कि क्या हो रहा है। ये बहुत सारे लोग आ गए हैं और बहुत सारे लोग जिनको चाहिए था वो भी वहां इसी डर से रह गए कि नहीं होगा। दिसंबर की डेट से और अलग अलग जगहों पर चेन्नई में, मुंबई में, दिल्ली में वो लोगों को H1B के वो होने थे, इंटरव्यूज होने थे, तो दिसंबर तक होने थे, 15 दिसंबर तक, उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया अगले 6 महीने के लिए जी, और कोई डेट नहीं दी है। और दूसरी तरफ जो कंपनियां वहां पर हैं उन पर, क्योंकि उसमें एक ऑप्शन दे रखा कि यदि कोई इमरजेंसी हो तो उनको आप वीजा दे सकते हैं। तो यूएस गवर्नमेंट ने वहां पर जो कंपनियां उन पर ये प्रेशर बनाया कि किसी को इमरजेंसी इनवाइट नहीं भेजेंगे। अच्छा, समझे, मतलब बहुत बड़ा कोई कारण होगा तब करेंगे। तो वो बहुत हजारों हजार बच्चे जो है, लोग जो है यहाँ पर अब वो क्या है, जो वहां रह गया, जो सर बता रहे हैं, जो वहां रह गया उसका वीजा एक्सपायर हो जाएगा तो वहां वो इलीगल हो जाएगा। जो यहां आ गया है उसके बीवी बच्चे वहां छूट गए हैं तो वो यहां अकेला, वो वहां अलग, वो अमेरिका जा नहीं सकता। अगर वो उनको वहां से बुलाता है तो बच्चे का स्कूल छूटेगा, उसका घर छूटेगा, सब कुछ छूटेगा। इतनी परेशानी हो गई। और अब जिन्होंने कहा है कि ये भी सिक्योरिटी से जोड़ दिया, अब ये कह रहे हैं हम सोशल मीडिया वेटिंग भी करेंगे कि आप फेसबुक पे क्या लिखते हो, आप एक्स पे क्या लिखते हो, इंस्टाग्राम पे क्या वीडियो डालते हो, ये सारा चेक हम करेंगे, इसलिए हमको टाइम चाहिए। अब इसके पीछे आप खेल समझो क्या है। जेडी वैंस जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने समर्थन किया, इसका एक वीडियो में बयान अगर आता है तो सुना देंगे। उन्होंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट ने अभी 9,000 लोगों को नौकरी से निकाला, तो तुम अमेरिका के लोगों को की तो नौकरी ले रहे हो, और सस्ती नौकरियां तुमको ढूंढनी है तो तुम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जाके उनको तुम H1B के वीजा दे रहे हो, हम H1B पे रोक लगाएंगे। ये जेडी वैंस उपराष्ट्रपति का बयान है। अब आते हैं अगले कहानी पे। जेडी वैंस की तस्वीरें लगा दीजिए साहब। वो यूएस नेवी सील्स के साथ एक्सरसाइज कर रहे थे। ये उपराष्ट्रपति हैं जो बीच में इनके हैं। यूएस नेवी सील्स दुनिया की सबसे एलीट सिक्योरिटी फोर्सेस में से है, कमांडो फोर्सेस में से, स्पेशल फोर्सेस। इनके साथ इन्होंने ट्रेनिंग की है, इराक में पोस्टेड रह चुके हैं इराक वॉर के टाइम पे। लेकिन ये क्यों कर रहे हैं और जेडी वैंस H1B के खिलाफ क्यों हैं? क्योंकि 2028 में इनको राष्ट्रपति पद की दौड़ में आना है। वो दौड़ में तो है, मतलब चुनाव लड़ना है इनको। 2028 के प्रेसिडेंट इलेक्शन में इनको लड़ना है। इनकी पत्नी भारतीय है, उषा वैंस, और ये भारतीयों को मिलने वाले H1B वीजा के खिलाफ है। और इन्होंने एक बार ये भी कहा था कि मैं पहले बहुत धार्मिक नहीं था, लेकिन अब मैं बहुत डिवोट क्रिश्चियन हूं और मैं उम्मीद करता हूं मेरी पत्नी उषा वैंस भी एक दिन क्रिश्चियन हो जाएंगी। ऐसा भी इन्होंने कहा था, बहुत ट्रोल हुए थे उसके बाद। लड़ाई सारी अब 2028 की हो रही है। जेडी वैंस को वो दिखाई देता है, हाईली राइट विंग आदमी है। इनके बारे में अभी चीफ ऑफ स्टाफ व्हाइट हाउस की जिनके कुछ इंटरव्यू की बातें आ गई थी बाहर, इनके लिए कहा था कि मैंने इनसे बड़ा कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट नहीं देखा। अपॉर्चुनिस्ट और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट वो है ये आदमी। अब इनका नंबर तब आया जब ट्रंप छोड़े। ट्रंप के 2 टर्म पूरे हो गए और तीसरा टर्म कॉन्स्टिट्यूशनली मिल नहीं सकता, वहां लिमिट है 2 ही टर्म की। अब ट्रंप ने अपने लीगल एडवाइजर से सलाह ली कि क्या मैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर सकता हूं। इसका प्रमाण नहीं था अभी तक, बातें तो ये हो रही थी। ये ट्रंप के सामने ही किसी ने उजागर कर दिया। वो वीडियो आपको दिखाता हूं। उनकी एक बिलियनर डोनर है, उन्होंने कहा मैं आपको $250 मिलियन और दूंगी, आप अगले टर्म में भी आप ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़िए। 4 more years, नारे लगने लगे, 4 more years, 4 more years। दुनिया 1 साल में तबाह कर दी इस आदमी ने। वो कह रहे हैं 4 साल, अभी 3 साल तो बचे हैं और वो अगले 4 साल की तैयारी कर रहा है अभी से। सुनिए जरा, वो जो 4 more years वाला बयान है हमारे पास। अरे जेडी वैंस का बयान है, जरा सुना दीजिए। A true Christian politics, it cannot just be about the protection of the unborn or the promotion of the family, as important as those things absolutely are. It must be at the heart of our full understanding of government. Why do we penalize corporations that ship American jobs overseas? Because we believe in the inherent dignity of human work and every person who works a good job in this country. पार्टी सिर्फ इनकी राजनीति के लिए H1B मुद्दा बना हुआ है और यहां हजार लाखों लोग परेशान हो रहे हैं। नहीं, देखिए, जिसको कहते हैं कि अगर आप किसी मुद्दे पर राजनीति करते हुए सत्ता में पहुंचते हैं तो उससे वापस जाना बड़ा कठिन होता है। और यहाँ तक कि वो इशू था सिर्फ पॉलिटिकल,
जब चुन कर आ गए तो उनको जिसको कहते हैं ना कि दुनिया की हकीकत पता चली, जो मागा कैंपेन थी वो कैंपेन पता चला कि जो आप कर रहे हैं वो अपना नुकसान कर रहे हैं, लेकिन अब वो पीछे नहीं जा सकते। अब अगर वो इस तरह की बात नहीं करेंगे, बीच बीच में उनको समझ में आता है तो फिर उनको पता चलता है कि नहीं ये तो रिलैक्स करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर बहुत है, बहुत दबाव है। अब लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी है, जब वो ये कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट या दुनिया की बड़ी कंपनियां वो वहां अगर किसी को नहीं बुला पाएंगी तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो शिफ्ट ही कर जाएंगे ऑपरेशन। आप लाख कहते रहें, कंपनीज को, बिजनेसेस को कोई रोक नहीं सकता है, जिसको अगर देशज भाषा में कहें तो कनपटी पे कट्टा सटाकर बिजनेस नहीं चलाया जा सकता है। कारोबारी को एक समय के बाद समझ में आने लगेगा, और उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है कड़ी से कड़ी पॉलिसी वो झेल लेता है बिजनेसमैन, उसको पता चल जाएगा भाई इतनी कड़ी पॉलिसी, एवरी डे यू आर चेंजिंग द पॉलिसी, हर दूसरे दिन आपकी नई पॉलिसी आ जा रही है, हर दूसरे दिन सो के उठा आदमी, अच्छा आज कुछ और नियम है, नया कोई अधिकारी आ गया। तो एक तरह से जिसको हम लोग 1991 के पहले कहते थे कि भारत में लाल फीताशाही है, ट्रंप ने वहां जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ब्यूरोक्रेसी हावी कर दी है, वो खतरनाक है। और मुझे लगता है कि इसी वजह से उनका एलन मस्क से झगड़ा हुआ, इसी वजह से विवेक रामास्वामी निकल कर ये कदम तो शुद्ध एंटी इंडिया है ना सर, क्योंकि 75% H1B भी हमको मिलते हैं। निश्चित तौर पर क्योंकि सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन है उसी के एंटी तो होगा, तो सबसे ज्यादा तो हम ही उसका लाभ लेते हैं। अब ये जो जेडी वैंस पीआर एक्सरसाइज कर रहे हैं, नेवल सील्स के साथ एक्सरसाइज वाली, अगले राष्ट्रपति इलेक्शन के लिए जो ये तैयारी कर रहे थे, अपनी स्क्रीन पर ले लीजिए पिक्चर्स वो। अब ट्रंप के पीछे लोग पड़े कि आप लड़िए अगले इलेक्शन भी, हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं परिवर्तन हो सकता है कि नहीं हो सकता। और एक वहां पर एक सर्वे हुआ, उसमें ये पता चला कि 35% ट्रंप सपोर्टर्स जेडी वैंस को पसंद करते हैं अगले राष्ट्रपति के तौर पर, क्योंकि ये भी उतने ही कंजर्वेटिव हैं। तो राइट विंगर और जो इनके अभी विदेश मंत्री है मार्को रूबियो, उन्होंने इनके कैंपेन को समर्थन दे भी दिया है, इनके साथ हैं। तो अब आपको लगता है कि ट्रंप इवेंचुअली क्या इतने बड़े कदम की ओर देखेंगे कि 4 साल में और रह पाएंगे? देखिए मुझे नहीं लगता है कि संविधान संशोधन इतना आसान है अमेरिका में। आप अमेरिकन हिस्ट्री को यदि आप देखिएगा तो अभी तक 27 बार उन्होंने संविधान संशोधन कर पाए हैं, जिसे कहा जाता है, अमेरिका के संविधान के लिए कहा जाता है कि द मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है। तो उसमें परिवर्तन करना और फिर सारे स्टेट से उसको अप्रूव करवाना, ये बहुत मुश्किल काम है। तो ये मुझे संभव दिखाई नहीं देता है। अच्छा, दूसरी बात, वहाँ की परंपरा, जॉर्ज वॉशिंगटन से लेकर के फ्रैंकलिन रूजवेल्ट तक, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के समय हुआ था शायद 1951 के अंदर 22वां संविधान, मतलब वो 22nd अमेंडमेंट वहां हुआ। फ्रैंक रूजवेल्ट जो है वो अकेले राष्ट्रपति हैं जो 4 बार हुआ था, उसी के बाद ऐसा हो पाया। to 45 एक बहुत बड़ी परंपरा को तोड़ना होगा ये। नहीं, वो तो संविधान में संशोधन आया, लेकिन उससे पहले जॉर्ज वॉशिंगटन को जो है वो तीसरे कार्यकाल लेने से मना कर दिया था। और कई ऐसे वहां पर प्रेसिडेंट है जिन्होंने तीसरे वो बयान आया क्या हमारे पास 4 more years वाला? कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने में केवल वहां पर जो है, क्योंकि मुश्किल क्या है कि दोनों हाउसेज में 2/3 मेजोरिटी चाहिए और जो 3/4 मेजोरिटी चाहिए स्टेट्स में, मतलब 50 में से 38 में उसका समर्थन हो, और 2/3 मेजोरिटी वो नहीं है, तो इसलिए बहुत टफ काम है ये। ठीक है, अगली खबर, अब ट्रंप को नोबेल प्राइज चाहिए और ये बातें सिर्फ वॉर्स की करते हैं। अब इन्होंने कल बयान दिया कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी बैटलशिप बनाने जा रहा हूं। बैटलशिप, आजकल बैटलशिप्स होती नहीं उतनी बड़ी। वर्ल्ड वॉर 2 में बैटलशिप्स की लड़ाई लड़ी गई थी, इसमें बड़ी बड़ी तोपें लगी होती हैं, गन्स लगी होती हैं। अब नया जमाना आ गया तो उसमें मिसाइलें भी आप उससे लॉन्च कर सकते हो, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं आजकल। इन्होंने कहा मैं दुनिया की सबसे बड़ी बैटलशिप बनाऊंगा, ऐसी 30 बैटलशिप्स बनाऊंगा। अभी 2 इन्होंने बनाने को कमीशनिंग में दे दिया है और उसको नाम इन्होंने दिया है गोल्डन फ्लीट। ट्रंप का प्लान है गोल्डन फ्लीट बनाने का। तो ये ऐसा क्यों करना चाहते हैं, आप जरा सुनिए। Approved a plan for the Navy to begin the construction of 2 brand new, very large, the largest we've ever built, battleships. You know, you used to build the Iowa, the Missouri, the Wisconsin, the Alabama, many others. We had big battleships. These are bigger, but they will have 100 times they'll be 100 times the force, the power, and there's never been anything like these ships. These have been under design consideration for a long time, and it started with me in my first term. ये हर चीज को दरअसल चीन और रूस के खतरे से जोड़ देते हैं ट्रंप। ये भी उसी लिए ये कर रहे हैं
कि हमको अब वर्ल्ड वॉर 2 जैसी अपना एक नेवल फ्लीट हमको बनानी है, उतनी ताकत समंदरों में हमारी होनी चाहिए। अब लेकिन दिक्कत यह है कि सामने वाला भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, चाइना। अब दो बातें आई और ये पेंटागन की रिपोर्ट लीक हुई है, अमेरिका के अखबारों में छपी हुई है। दो खबरें, खतरनाक खबरें आपको मैं बता रहा हूं। एक खबर तो यह है, पेंटागन की एक रिपोर्ट में यह बात लीक हो गई कि चाइना ने 2027 तक ताइवान की लड़ाई खत्म करने का इरादा बना लिया है। शुरू नहीं, खत्म, कि 27 तक मैं लेके खत्म करूं। और उसने मंगोलिया के बॉर्डर्स पर मिसाइल्स तैनात कर दिए हैं, 100 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स साइलोज के अंदर डाल दी हैं, लॉन्च के लिए रेडी। वो न्यूक्लियर पावर्ड, मतलब न्यूक्लियर केपेबल हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पहुंच सकती हैं। और उसका मकसद यह है कि जब अगर ताइवान पे हमला किया, जब तक ये जागेगा, मतलब अमेरिका जब तक ये अपनी फ्लीट भेजेगा, कुछ करेगा, तब तक तो मैं अपना काम कर चुका हूंगा। और उनको रास्ते में उनसे निपटने के लिए उसने अपनी मिसाइल फोर्स जो है वो पूरी जो है वो तैयार कर लिया। और 2027 तक ताइवान उसको लेना है, ऐसा पेंटागन की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, चीन की नहीं। अमेरिका का फ्लीट ऑलरेडी वहां पर है, ताइवान के आसपास ही रहता है हमेशा, एयरक्राफ्ट कैरियर भी हमेशा रहता जो ये भी इनकी वो ये पेंटागन की स्टडी जो है वो रिपोर्ट हुई है अखबारों में। पेंटागन की ये भी रिपोर्ट आई है कि अगर अमेरिका और चीन का युद्ध होता है तो चीन भारी पड़ेगा अमेरिका के ऊपर, बिल्कुल, ये भी उन्होंने कहा है। और चीन ने तैयारी पूरी कर ली है और चीन का पूरा ध्यान है कि भी 2-3 साल के अंदर किसी भी हालत में हमें ताइवान चाहिए। और वो लगभग ये बता चुका है अमेरिका को कि भाई आप बीच में दखल मत देना इस मामले को, हम ताइवान लेने जाने वाले हैं। हालांकि अमेरिका ने बोला है कि इसका परिणाम भुगतना होगा। रशिया का सपोर्ट पूरी तरीके से चाइना के साथ है, और चाइना ने जिस तरीके से घेरेबंदी की है ताइवान के लेने के लिए, और वो चाहता है कि भाई चीन ने यह भी तैयारी की है कि उनका जो युद्ध होगा ताइवान के साथ, वो यूक्रेन और रशिया जैसे युद्ध नहीं होगा कि 2-2.5 साल 3 साल तक चलता रहा तमाम तरीके। उनका प्लान है कि 72 घंटे के अंदर हम ताइवान को घुटने पर लेकर आएंगे और हम कब्जा कर लेंगे। तो वो जो तैयारी लंबे समय से चाइना कर रहा है ताइवान को घेरने की, वह लगभग उन्होंने पूरी कर ली। और कहा जा रहा है कि अभी नया साल चाइना में शुरू हो गया, जनवरी में 11-15 जनवरी शुरू होता है, 1 महीना पूरा चाइना बंद होता है, 15 फरवरी तक नया साल मनाता है। 1 महीना बंद होने के बाद वो इस एक्टिविटी में लगेंगे। और ये कहा जा रहा है कि 2026 के अंत तक चाइना ताइवान पर हमला करके 26 में इसको ले लेगा ताइवान को। तो ये उसकी तैयारी है। आइए मैं जरा क्या का मुहावरा है सर, ये मुंह मसूर की दाल, इसमें जाते समझ रहे हैं मसूर की दाल इतनी मतलब इंपॉर्टेंट क्यों है? नहीं, बहुत छोटी होती है, छोटी दाल होती है। हाँ, तो लेकिन बहुत प्रोटीन, लेकिन एक कहावत है, इसको बोला ऐसे जाता है, ये मुंह मियां मसूर की दाल। तो हाँ, वो वहीं के लिए है। ये बात पाकिस्तान पे लागू होती है। पाकिस्तान में जो ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पार्टी है, इनके यूथ विंग का लीडर है अध्यक्ष, उसने ये बयान दिया कि अगर मैली आंख से भारत ने बांग्लादेश की ओर देखा तो हमारी मिसाइलें इंतजार कर रही हैं। ये सोचिए आप, कितनी बड़ी बात, और इतना छोटा आदमी और इतनी बड़ी बात, ये तो खैर। लेकिन उसने ये दावा किया और उसने कहा कि आज पूरा पाकिस्तान और बांग्लादेश जाग चुका है ब्राह्मणवादी भारत सरकार के खिलाफ। ये उसने शब्द इस्तेमाल किए, ब्राह्मण। यूपी का ब्राह्मण कह रहा है हमारी कोई सुन नहीं रहा। यूपी में बैठक के बाद आपने ब्राह्मण से शुरू किया, ब्राह्मण कह रहा है सारा देश ब्राह्मण चला रहे हैं। खैर आपने ब्राह्मणवाद से शुरू करके प्रोग्राम को ब्राह्मणवाद पे खत्म कर। तो ये पाकिस्तान के नेता की गीदड़ भपकी जो है बांग्लादेश पर, ये सुन लीजिए। ठीक ही बोल रहा है ना। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश का बचा बचा जो है वो उस्मान हादी है। उस्मान हादी को तो शहीद कर दिया, लेकिन उसकी सोच को शहीद नहीं कर सके। आज मुकम्मल तौर पे भारतीय आजादी जो है उसको रिजेक्ट कर चुकी है बांग्लादेश की अवाम, मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट कर चुकी है। और मैं अपने बांग्लादेशी बहन भाइयों को कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज आपके साथ खड़ी है। अगर कोई माशी दबाव बांग्लादेश पे डालने की कोशिश करेगा या बांग्लादेश की खुद मुख्तारी पे अटैक करने की कोशिश करेगा, तो पाकिस्तान की बाशऊर अवाम आपके साथ खड़ी होगी। अब मैं ब्राह्मण साम्राज्य को बड़ा एक क्लियर मैसेज देना चाहता हूं कि अगर अब किसी ने मैली निगाह उठा के बांग्लादेश की तरफ देखा ना, तो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी फौज और हमारे मिसाइल आपसे दूर नहीं है। ब्राह्मण साम्राज्य कहा उसने, ब्राह्मण साम्राज्य को मैं ये बता देना चाहता हूं कि वो नहीं है। अच्छा, ये इसी बयान में, क्योंकि बहुत लंबा बोला है, ये हादी भाई हादी भाई हादी भाई शहीद हादी करता रहा। हादी की हत्या भारत ने कराई, ऐसा आरोप लगा के इसने मिसाइल की धमकी दी। अरे हादी भाई का भाई क्या बोल रहा है वो तो सुन लेता। उस्मान हादी जो मारा गया बांग्लादेश में, जिसके बाद आग लगी, उसके भाई ने कहा कि मोहम्मद यूनुस की सरकार ने मेरे भाई को मरवाया है ताकि मैं ये भारत के खिलाफ माहौल बना दूं और चुनाव ना कराने पड़े मुझे। सुन लीजिए आप।
আপনারাই ওসমান হাদিকে হত্যা করিয়েছেন, আবার আপনারা এটাকে ইস্যু করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করতেছেন। আপনারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় ওসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে, এই হত্যার দায় আপনারা এড়াতে পারবেন না। আপনাদেরও বিচার হবে শহীদ ওসমান হাদির গোটা খুনি চক্রকে। खैर वो अब उनका पढ़ाई लिखाई से तो कोई वास्ता नहीं, तो उनको ये उन्होंने जो है सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा, लेकिन उसको ब्राह्मण साम्राज्य में पे मिसाइलें फेंकनी थी। ब्राह्मण साम्राज्य पर तो जी देखिए इसी चक्कर में ये लोग आधा हो गए, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान रह गया, बांग्लादेश बन गया, और अभी इसी चक्कर में। लेकिन ये जो वीडियो है ना, इसको बांग्लादेश के लोग बहुत सिरे से खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के किसी आदमी को ये अधिकार नहीं है कि वो हमारा फ्लैग लगाकर बैठे, ये हमारे फ्लैग का अपमान है, वो इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और अगर उस्मान हादी जैसे कट्टरपंथी को मरवाने का आरोप यूनिस एडमिनिस्ट्रेशन पर लग रहा है, तो फिर तो वो सारे तार जुड़ेंगे। फिर तो जब से तख्ता पलट हुआ है तब से लेकर अब तक जितनी हत्याएं हुई हैं, इसका मतलब कि मोहम्मद यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन उन सारी हत्याओं में शामिल है। और मेरा यह मानना है कि यूनाइटेड नेशंस को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, दुनिया के दूसरे देशों को इसकी स्वतंत्र जांच करानी चाहिए। ये इंटरनेशनल कोर्ट में मामला जाना चाहिए और उसके आधार पर मोहम्मद यूनुस पर कार्रवाई अच्छा, करनी ये जो चाहिए। बोल रहा है पाकिस्तान से, तो वही बोल रहा है ना जो 70 साल में भारत के अंदर नेहरूवियन सेकुलरिज्म ने पाल पोस्ट करके बड़ा किया है, ब्राह्मणवाद, साम्राज्यवाद, मनुवाद, वही भाषा तो है जो पाकिस्तान से बोला। वैसे बांग्लादेश में अब सोर्स बदलने लगे हैं। मैं जाते जाते आपको खबर उसमें बता दूं, उनका जो इकोनॉमी मिनिस्टर है इस वक्त, एडवाइजरी कहते हैं, उसने ये बयान दिया है कि हम भारत के साथ रिश्ते खराब नहीं, अच्छे रखना चाहते हैं, और मोहम्मद यूनुस भी इसके लिए काम कर रहे हैं। और उन्होंने सिर्फ वजह पूछी कि उन्होंने कहा व्यापार, चावल चाहिए, अभी चावल का मिलियन टनों का कुछ वो हुआ है, 50,000 टन सॉरी। और उन्होंने कहा ये अगर मुझे ये किसी और वियतनाम से मुझे खरीदने पड़ते तो 10% पर केजी मुझे महंगा पड़ता है। तो हमें व्यापार भी चाहिए और संबंध भी अच्छे चाहिए भारत से। अच्छी बात है, सेंस प्रिवेल करे। बहुत शुक्रिया, समय इतना ही था। त्रिपाठी जी, विजय जी, प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया, सभी जी बहुत धन्यवाद आपका। कल फिर मिलेंगे 1 बजे।